ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रहा था। एक्सेप्शंस क्या हैं उस दिन देखे थे, सिंटेक्स एरर्स में और रन टाइम एक्सेप्शंस में क्या डिफरेंस होता है वो देखा था। कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन के टाइप्स हम लोगों ने जनरेट करके देखे थे। देन विद इन द मॉड्यूल स्ट्रक्चर ये देखा था कि वेयर दिस ऑल एक्सेप्शन कोड्स आर रिसाइडिंग, है ना। बिल्ट इन्स के अंदर जो है एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें ये तमाम जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासेस वहां पर कंटेंट है, वहां पर हमें ये सारे एक्सेप्शंस जो है मिल जाते हैं। देन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक देखा था। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का मतलब समझा था कि ट्राई के अंदर जो भी लिखा है उसमें अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट में लिखा हुआ जो भी मैकेनिज्म है वो कॉल होता है, राइट। तो दिस वे यू हैंडल द एक्सेप्शन। कुछ स्पेसिफिक तरीके देखे थे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। एक्सेप्ट के साथ में स्पेसिफिक अगर आपने क्लास नेम दे दिया है, एरर कोड दे दिया है, तो उसके लिए हैंडलिंग होती है। इसके अलावा एक ट्राई के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट आप दे सकते हो विथ डिफरेंट एरर कोड्स दैट वी हैव सीन। उन डिफरेंट कोड्स को यू कैन रिप्लेस बाय द पेरेंट क्लास और बेस क्लास, तो दोनों ही केसेस में वो कॉल हो जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा था जीरो डिवीजन एरर एंड द अदर वन वाज टाइप एरर, दोनों ही केसेस में यहाँ पे सी कॉलिंग हो गई थी, तो दैट वी सीन। एंड देन वी हैव सीन दिस एज वेल कि अगर हमने कहीं एक्सेप्ट अ क्लास एज सम नेम अगर दिया है तो दिस नेम इज नथिंग बट इट इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का क्रिएट होगा, जो भी आपकी एरर जनरेट होगी उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। Why do we need this kind of objects while handling the mechanism, while handling the exception, sorry, in the mechanism? क्योंकि यही ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे चल के कहीं जो है हमें बताते हैं कि कौन से प्रकार की एरर जो है वो आई है, उसके जरिए आप जो है मैकेनिज्म अंदर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एंड देन प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट कोड दैट वी हैव सीन दैट डे। इस कोड में हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मॉड्यूल मिल रहा था नहीं मिल रहा था, फिर डिपेंड कर रहा था कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आएगी या नहीं आएगी, और उसके हिसाब से फिर हमने यहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट करवाया था। वी आर गोइंग अहेड देन, एंड अगला कोड जो है वो कुछ ऐसा है। इस कोड में नई चीज फिर एक जुड़ रही है जो पिछली बार हमने पढ़ा था। हमने पिछली बार ट्राई देख लिया है, ट्राई के साथ एक्सेप्ट का कॉम्बिनेशन देख लिया है, ट्राई एक्सेप्ट के साथ में एल्स देख लिया था। एल्स को लेकर हमने जो डिस्क्रिप्शन उस दिन देखा था उसमें ये था कि एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो केवल तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ट्राई वर्किंग करेगा, जब ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा तो ठीक है। तो इफ देयर इज नो एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक देन ओनली एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स नॉट, राइट। इसके बाद में एल्स के ठीक बाद जो है एक और कीवर्ड आता है जो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, एंड दैट कीवर्ड इज फाइनली। तो जब हम एरर हैंडलिंग की बात करते हैं तो ये चार चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली। ट्राई एक्सेप्ट एल्स हम पिछली बार देख के आए थे, फाइनली इस प्रोग्राम के साथ हमें समझना है। फाइन, अगर एक स्टेटमेंट में इसको फटाफट कंक्लूड कर ले तो फाइनली का जो मतलब होता है उसके आगे लिखा भी है मैंने, दैट मतलब that keyword finally, that block finally will contain those statements which are going to be always executed. वो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे चाहे ऊपर एक्सेप्शन आया है या नहीं आया, ठीक है। तो आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर एक रिवीजन इसके साथ, ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले जांच होती है कि कहीं इसमें कोई रन टाइम एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा। अगर आता है तो एक्सेप्ट के अंदर उसका मैकेनिज्म लिखा जाता है उसको हैंडल करने का, राइट। अगर नहीं आता है तो एल्स के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली के अंदर जो भी आपने लिखा है वो हर परिस्थिति में या कहीं दोनों ही परिस्थितियों में एग्जीक्यूट होगा, चाहे ऊपर एरर आई हो या फिर ना आई, ठीक है। अब एक परसेप्शन बनाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस प्रोग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने दो मॉड्यूल्स जो है वो इंपोर्ट कर रखे हैं।
कोई खास चीज नहीं, बहुत ही छोटा कोड है ये जो एक्सप्रेशंस वगैरह लिखेंगे ये भी सब आसानी है, अभी समझ में आ जाएगा। तो दो मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट करके रखे हैं यहाँ पे, ईएमपी अंडरस्कोर रिकॉर्ड और ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड करके दो मॉड्यूल्स बनाए हैं। यहाँ देखो ये वो दो मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल के अंदर मेरे पास ये हेडर है, उसको छोड़ दो, कमेंटेड है। पहले मॉड्यूल के अंदर मेरे पास ये वाली डिक्शनरी है, एक ऑब्जेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर इंपोर्टिंग, राइट। इस डिक्शनरी में अगर मैं देखूं तो मेरे पास में जो की और वैल्यू के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें समझ में आ रहा है कि एक नाम है और दूसरा एम्प्लॉय कोड है, ठीक है। पहला नाम लिखा है वहां पर आकाश, एम्प्लॉय कोड लिखा है EMP 001, दूसरा नाम लिखा है विजय, एम्प्लॉय कोड EMP 002। इस तरीके से यहाँ पर 4 एंट्रीज डिक्शनरी में लिख रही है, 4 एम्प्लॉइज हैं और 4 एम्प्लॉय कोड्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग उनके कोड्स हैं कंपनी के अंदर। फिर सैलरी रिकॉर्ड में मेरे पास फिर एक कोर मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में मैंने एम्प्लॉय कोड्स ले लिए हैं और एम्प्लॉय कोड्स के करस्पॉन्डिंग जो है सैलरीज ले ली। फाइन, तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय कोड लिए हैं इंस्टेड ऑफ 4, और वहां पर उन तीनों एम्प्लॉइज की जो भी सैलरी है जो क्रेडिट होनी है वो हमने यहाँ पे ले लिए 10,000, 20,000, 30,000, राइट। देयर इज नो सैलरी रिकॉर्ड फॉर फोर्थ एम्प्लॉय, जो भी वहां पे हमारा चौथा एम्प्लॉय था, व्हाटएवर हिज नेम वाज, EMP 004, उसके लिए सैलरी का कोई डिस्क्रिप्शन डेटाबेस में अवेलेबल नहीं, ठीक है। अब इस सिचुएशन में इन दोनों मॉड्यूल्स को लेकर वी आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन हियर, सिर्फ हमारी सिचुएशन के साथ इसको मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उदाहरण तो बना नहीं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया गया, जैसे इंपोर्ट किया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोग्राम के अंदर वो दोनों डिक्शनरीज जो है वो अब अवेलेबल हो गई, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ब्लैंक डिक्शनरी जो है वो यहाँ पर क्रिएट करी, वो ब्लैंक डिक्शनरी का नाम दे दिया फाइनल क्रेडिट डिक्शनरी कर दिया, ठीक है। ये फाइनल क्रेडिट डिक्शनरी एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक्स, ये कहें कि फाइनली के पहले इसके अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिनकी सैलरीज क्रेडिट हुई है या क्रेडिट करवानी है, ठीक है। तो हमें तो यूं भी पता है कि वहां 4 नाम थे, इस तरफ 3 नाम थे, तो उन 4 में से 3 लोग हैं जिनकी सैलरी जाने वाली है, एक का सैलरी रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसलिए उसकी सैलरी नहीं जाएगी। तो ब्लैंक डिक्शनरी इज टेकन, दिस वी आर गोइंग टू अपडेट, इस डिक्शनरी को हम अपडेट करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, और ये अपडेट होगा विद दोस 3 नेम्स जिनकी सैलरी जाना है, ठीक है, ये जिनकी सैलरी क्रेडिट होती जा रही है और यहाँ पर डेटाबेस में उनकी नाम आता जा रहा है, ठीक है। फिर क्या किया, फिर देखो यहाँ पर पहले इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लुक एट दिस द आउटपुट। सबसे पहले अगर देखोगे तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट एम्प्लॉय कोड, द सैलरी, देन सेकंड वन, देन थर्ड वन, और चौथे वाले को जैसे एक्सेस करने की कोशिश करी तो वहां पे एक मैसेज आ गया। मैसेज क्या है? नो सैलरी रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस एम्प्लॉय एंड दिस एम्प्लॉय कोड। अगर ये पहले, दूसरे, तीसरे एम्प्लॉय के साथ होता तो उनके लिए भी ऐसा मैसेज आ रहा होता, ठीक है। तो चौथे नंबर के एम्प्लॉय के साथ हो रहा था तो चौथे नंबर पे मैसेज आया, पहले वाले के साथ होता तो पहले नंबर पे मैसेज आता, ठीक है। तो जिनकी लिए सैलरी रिकॉर्ड्स मिल गए उनके लिए शुरुआत के 3 रिकॉर्ड्स पब्लिश हो गए, जिनके लिए नहीं मिला उसके लिए एरर मैसेज पब्लिश हो गए, ठीक है। नो सैलरी रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस, और आखिरी में ये एक सक्सेस मैसेज भी है जिसमें लिखा गया है सैलरी क्रेडिटेड फॉर दिस एम्प्लॉइज। अब दिस एम्प्लॉइज मतलब अगर यहाँ देखो तो ये फिर डिक्शनरी है जिसमें जो तुम्हारी की है वो एक कॉम्बिनेशन बनाती है नाम और एम्प्लॉय कोड का। तो पहला नाम, पहला जो एंट्री पहले की है वो है आकाश EMP 001, उसको कितनी सैलरी दी? 10,000। दूसरा विजय EMP 002, सैलरी कितनी दी? 20,000। अब दी नहीं थी मतलब ये मेरा कोड जाके कहीं पे कोई बैंक अकाउंट के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं, पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कोड ये कर रहा है फाइनली। फाइन, तो दिस इज व्हाट वी वांट। हम क्या चाह रहे हैं? 2 अलग अलग सोर्सेस से इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास आए। अव्वल तो आप ये बात पे ध्यान दो कि 2 इसलिए बनाए गए हैं ताकि मुझे इन दोनों को भी आपस में मैप करते आता हो, ठीक है। मैप करते आता हो मतलब कि इधर की और वैल्यू अलग है और इधर की और वैल्यू अलग है। जो पहली वाली डिक्शनरी में हमारी जो वैल्यू है वो दूसरी वाली डिक्शनरी में क्या है? की है ना। यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय कोड था और वही एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आकर की बन गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, पहले तो इन दोनों डिक्शनरी को ऐसा साथ में रख के यूं मैप करवाया जिस समय ये समझ में आ जाए कि ये एक एक रिकॉर्ड है जिसमें नाम, एम्प्लॉय कोड और सैलरी है, और वही प्रिंट हुआ है नीचे, नाम, एम्प्लॉय कोड, सैलरी। तो we were getting information from 2 different sources and on the basis of employee code you are actually joining 2 dictionaries या 2 databases here, ठीक है। ये आपको ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है जो हम
एसक्यूएल में करते हो। ये व्यूज कहलाते हैं अमूमन, लॉजिकल फाइल्स भी बोलते हैं, व्यूज भी बोलते हैं। व्यूज का मतलब क्या होता है कि जिसका अपना फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन दो फिजिकल स्टोरेजेस से आप ला के उनको क्लब करके आपने एक नया व्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर अब हम जब आगे बढ़े तो सबसे पहले मैंने बोला कि यार ये फॉर लूप चलाओ, ट्राई की बात करते हैं। ये फॉर लूप चलाओ और फॉर एक्स इन दिस, एक एक चीज पे ध्यान देना। अब एक्स इन दिस, जब मैं दिस लिखता हूं तो दिस मस्ट बी इटरेबल, ठीक है। लूप चल रहा है, ये इटरेबल होना चाहिए। इटरेबल मतलब कंटेनर होना चाहिए, इसके साथ इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू होगी, हर एक इटरेशन के साथ में इसमें से एक एक वैल्यू उठेगी और इसके अंदर जाएगी। अब ये इटरेबल है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि व्हाट इज दिस emp_rec इज नथिंग बट आर मॉड्यूल, राइट। ये मॉड्यूल का नाम जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है, उस मॉड्यूल के नाम के साथ में हम यहाँ पर एक नाम ले रहे हैं, दैट इज emp_id, एम्प्लॉय आईडी। इतने पोर्शन को जितने को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, दैट इज द डिक्शनरी रिसाइडिंग इनसाइड द मॉड्यूल, फाइन। फिर एक डिक्शनरी के ऊपर जब डॉट कीज करके आप मेथड लगाते हो, तो वो उस डिक्शनरी की सारी कीज को लेके आता है और एक कंटेनर क्रिएट कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉर लूप जो मैं उस एम्प्लॉय रिकॉर्ड की एम्प्लॉय आईडी डिक्शनरी की कीज को लेकर चला रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, साइड में उसको देखते हुए चलते हैं। हाँ, हियर इट इज, एम्प्लॉय रिकॉर्ड की एम्प्लॉय आईडी की कीज के ऊपर। कीज मतलब अब क्या है इसमें, नाम, आकाश, विजय, राहुल एंड राज, इन नामों के ऊपर बात चल रही है। ये लूप नामों के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लूप ऑन नेम्स। हटाओ यार इसको, कोड बड़ा है। तो वी आर गोइंग टू रन दिस लूप ऑन नेम्स। तो इसका मतलब ये हो गया, ये लूप कितनी बार चलेगा बेटा, 4 बार, और हर बार एक्स में एक नया नाम आएगा, फाइन। अब हम आगे बढ़े और अब हम प्रिंट कर रहे हैं। और प्रिंट फाइनली अगर तुम देखोगे तो जो तुम पीछे आउटपुट देख के आए थे, वो आउटपुट जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जैसे कि ये लाइन प्रिंट हुई थी, तो ये हमारे स्प्रिंट का रिजल्ट था, ठीक है। तो मतलब दिस प्रिंट इज गोइंग टू प्रिंट 3 things probably, right? And those things are, just a sec, those things are name, employee code and salary, right? अब प्रिंट भी उन्हीं को करवाना है जिनकी सैलरी का रिकॉर्ड उपलब्ध है, अन्यथा प्रिंटिंग उस किस्म की नहीं करवाना है। चलो, तो इसीलिए इस प्रिंट के अंदर देखोगे तो तुम्हें दिखेंगे 3 हिस्से जिनको तुम प्रिंट करा रहे हो। एक एक करके देखो। दिस इज x, व्हाट इज गेटिंग प्रिंटेड, यहाँ देख, दिस इज x, ठीक है। तो x इज नेम, ठीक है। तो नाम तो प्रिंट हो ही रहा है, पहला आ ही रहा है, जैसे आकाश। अब इस पे ध्यान दो, व्हाट इज दिस पोर्शन, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मॉड्यूल के अंदर एम्प्लॉय आईडी डिक्शनरी पे जब ब्रैकेट्स लगा के x लिखा, इसका मतलब ये हो गया उस डिक्शनरी की वैल्यू उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस की को पास करते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई कि वहां एक डिक्शनरी है, इसमें 4 बार में वो की वैल्यू की आएगी, उस की के करस्पॉन्डिंग में क्या निकालना चाहता हूँ, वैल्यू। तो जब पहला नाम आएगा तो उसका एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, दूसरा नाम आएगा तो उसका एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। तो ये वही डिक्शनरी है जो हम देख के आए थे, उसी के अंदर से हम उसकी वैल्यू फेच आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हमें एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी वांट सैलरी, ठीक है। इसके बाद मुझे चाहिए सैलरी, लेकिन सैलरी उस वाले मॉड्यूल में नहीं है। सैलरी कहाँ है, दूसरे मॉड्यूल। तो दूसरे मॉड्यूल में का मतलब ये है कि जो तीसरा कंपोनेंट है प्रिंट का, इस तीसरे कंपोनेंट में यहाँ पर आई नीड टू मेंशन द अदर मॉड्यूल नेम। तो ये एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड जो है ये मेरा दूसरा मॉड्यूल था, ठीक है। उसको रेफर किया, उसके अंदर की डिक्शनरी का नाम दिया, उसके अंदर की डिक्शनरी है सैलरी अंडरस्कोर डी, राइट। और फिर वहां पर भी अगर मैं देखूं तो उस मॉड्यूल के अंदर बेटा मुझे जो चाहिए वो ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट कीज फ्रॉम देयर, व्हाट आई वांट नाउ इज वैल्यूज। मुझे वहां से वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू सम कीज दैट वी नीड टू मेंशन देयर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जो हमने प्रिंट किया है उसमें यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के कुछ की पास करी है जिससे वो कुछ वैल्यू निकाल के लाएगा, ठीक है। तो दिस मॉड्यूल, दिस डिक्शनरी, बट देन in square brackets I mentioned some key जिससे वो corresponding value लेके आए। अब what key we are mentioning here,
वो की क्या है जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय आईडी। मतलब कि मैंने ये जो यहाँ लिखा था अभी आपसे, ये चीज एज इट इज वहां पे कहां पे दे दी, की में दे दी। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो ध्यान दो, आकाश एक्स, ठीक है, आकाश के करस्पॉन्डिंग उस पहली डिक्शनरी में रखी हुई वैल्यू EMP 001, ठीक है। और EMP 001 अगर मैं इस वाली डिक्शनरी के साथ यूज कर लूं एस की, तो मुझे उसकी सर्वे मिल जाएगी EMP 001। तो बस मैंने वो EMP 001 वाले को यहाँ यूज कर लिया एस की ऑन की पोजीशन, तो मुझे उसकी मिलेगी वैल्यू। तो इससे आएगी आकाश की सैलरी निकल गई, आकाश की सैलरी कितनी गई, 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जब प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो ये प्रिंट जो है ये आपको देगा फाइनली वो रिकॉर्ड इन प्रिंट, हियर इट इज, फाइन, ये आपको मिलना चाहिए। तो ये चलेगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके बाद में फाइनल क्रेडिट डिक्शनरी, ये रही हमारी जो हमने अभी ब्लैंक डिक्शनरी बनाई थी, उस फाइनल क्रेडिट डिक्शनरी को भी हम अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट कैसे कर रहे हैं, फाइनल क्रेडिट डिक्शनरी में यहाँ ध्यान देना, व्हाट वाज एक्स, नेम प्लस दिस इज व्हाट, एम्प्लॉय आईडी। तो नेम और एम्प्लॉय आईडी को प्लस करवाया, मतलब कि कॉन्केट करवाया, दोनों स्ट्रिंग्स हैं। इसीलिए आप यहां देखोगे तो कि फाइनल इसमें फाइनल क्रेडिट डिक्शनरी में जो ये की है वो उन दोनों का मर्ज, ठीक है, कॉन्केटिनेशन है। तो इसलिए नाम और एम्प्लॉय आईडी को कॉन्केट करवाया जो भी हर बार आ रहा है, और इसके साथ में वैल्यू जो है वो ये जो आपने भी ऊपर प्रिंट करवाई थी थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, दूसरी डिक्शनरी, एंड दिस इज द एम्प्लॉय आईडी। वहां से वो वैल्यू निकल के आई, वो वैल्यू जो है 10,000 के नंबर यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक। दिस वे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट्स 4 टाइम्स। पहला नाम, पहला एम्प्लॉय आईडी, करस्पॉन्डिंग सैलरी, उसने पहला रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया, वो पहला रिकॉर्ड ये रहा, और इसी के साथ साथ में ये डिक्शनरी अपडेट होगी। दूसरा रिकॉर्ड, दूसरी प्रिंटिंग ये, इसी के साथ साथ में डिक्शनरी फिर अपडेट होगी। तीसरे केस में भी यही होगा। तीसरा रिकॉर्ड, जस्ट अ मिनट, हाँ एक सेकंड रुको बेटा, तीसरा रिकॉर्ड ये रहेगा और ये भी अपडेट हो जाएगा, फाइन। और ये वही है ना अनयूजुअल चीजें जो मैं बोलता हूँ, फिर होता ही है इसके साथ समस्या है। तो अगर चक्कर ये कि हर बार ही बढ़िया चल रहा है, तो फिर ये कैसे आएगा, हाउ वी आर गोइंग टू विटनेस दिस, ये एग्जीक्यूट दिस। क्योंकि किसी एक सर्टेन पॉइंट पे आप जब चौथे रिकॉर्ड पे आओगे तो एक्स में चौथा नाम आएगा, एंड दैट नेम इज राज, ठीक है। और जब वो नाम आएगा तो प्रिंट में यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए, प्रिंट हुआ नहीं है, प्रिंट में आना चाहिए राज, यहाँ पे आना चाहिए राज का एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, राज का एम्प्लॉय आईडी है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आएगा। और यहाँ पर इस वाले सेक्शन में उस एम्प्लॉय आईडी के लिए दूसरे मॉड्यूल में ढूंढी जाएगी सैलरी, लेकिन वो एम्प्लॉय आईडी उस डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो रन टाइम पे आएगा एक्सेप्शन, और अगर एक्सेप्शन आया तो उस सिचुएशन के लिए हमने लगा के रखा है try, and that exception which we are going to witness there will be key error, right, कि भाई वो की जो है उससे corresponding value is not found, ठीक है। तो की नहीं मिली या की के corresponding value नहीं मिली, then try will come in picture, except key error, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इस ब्लॉक में वही है जो आपको नॉन फाउंड रिकॉर्ड के केस में मिल रहा है, ठीक है, कि नो सैलरी फाउंड फॉर दिस रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपने उस एम्प्लॉय का नाम प्रिंट कर दिया विच इज राज, और उसका आईडी प्रिंट कर दिया विच इज EMP 004, राइट। और इसके बाद एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था कि एल्स का एग्जीक्यूशन टेक्निकली केवल तभी होता है जब ऊपर ट्राई ब्लॉक में एक भी एरर नहीं आई। बस उसी परिभाषा को सपोर्ट करते हुए प्रिंट हमने यहाँ पे एक लगाया था जिसमें हमने लिखा था सैलरी क्रेडिटेड फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। तो अगर सारे एम्प्लॉइज की सैलरी क्रेडिट होगी तो ही मैसेज आएगा कि सारे एम्प्लॉइज की सैलरी क्रेडिट हुई है। एक में भी एरर आई, एक भी अगर नहीं मिला, तो इस मैसेज को प्रिंट करने का फिर कोई लॉजिक नहीं है, इसीलिए इस केस में एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, फाइन। हाँ,
लेकिन फाइनली जो है, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था, इसका एग्जीक्यूशन हमेशा होगा चाहे ऊपर एरर आई हो या फिर नहीं आई हो। और फाइनली जो है वो प्रिंट करने वाला है सैलरी क्रेडिटेड फॉर वो जो डिक्शनरी हमने क्रेडिट वहां पर क्रिएट करी थी, दैट वन। फाइन। इसीलिए फॉर दिस कोड यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ आउटपुट। कितने रिकॉर्ड्स जिनके लिए सैलरी क्रेडिट होते जा रही है, चाहो तो ये प्रिंट करवाओ, चाहो तो ना भी करवाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे समझ के लिए लगाया। ठीक है, अगर हम ये नहीं भी प्रिंट करवाते तो आखिरी में हम सिर्फ एरर मैसेजेस प्रिंट करवा देते कि कौन से एम्प्लॉइज के लिए आपने सैलरी क्रेडिट नहीं करी है, तो वो सिर्फ इसको दे देता और आखिरी में सैलरी क्रेडिटेड फॉर दिस दे देता। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि आप अगर मैसेजेस, आप इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ फाइनल रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रोग्राम में जो प्रिंट दिया है वो प्रिंट लेना ही नहीं किसी भी किस्म का, न ये और न ही ये एक्सेप्ट वाला। ठीक है, हम इसमें दो डिक्शनरी बना लेते हैं, दो डिक्शनरी में से एक डिक्शनरी वो बना लेते हैं कि जिनमें उन एम्प्लॉइज की एंट्री होती है जिनकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, और एक डिक्शनरी वो बना लेते हैं जिसमें उन एम्प्लॉइज की एंट्री हो रही है जिनकी सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही। तो आखिरी में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं जिसमें सिर्फ हम ये बता देते हैं कि इन एम्प्लॉइज के लिए सैलरी क्रेडिट हो गई और इनके लिए क्रेडिट नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। फाइन। So this was just a basic scenario that was randomly created. The thing that we learned from this code is use of finally and again use of else as well. else का उपयोग कहाँ आया और finally का उपयोग कहाँ आया। कुछ किताब, ऑथर्स, वीडियोस और अलग अलग तरह की चीजें ये भी बोलती हैं कि जो शुरुआत में इन्वायरमेंटल सेटिंग के लिए जो कोड्स लिखे जाते हैं वो फाइनली में एडजस्ट किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ध्यान देना मेरी बात पे, एक ऐसी सिचुएशन आपको रेंडमली बता रहा हूं मैं। मान लो कि ट्राई के अंदर आपने ये चीजें जो है वो लिखी हुई, ठीक है, और इसके पहले जैसे आप कुछ डेटाबेस वगैरह ओपन करके आए हो या कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करके लाए हो, डेटाबेस ज्यादा बेहतर विकल्प है इसमें कि आपने एक एसक्यूएल टेबल इसमें ओपन करें पाइथन में। अब उस एसक्यूएल टेबल के ऊपर आपको किसी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फाइन। अब कोई डेटाबेस जब हम ओपन करते हैं तो उस डेटाबेस के ऊपर काम करके उस डेटाबेस को प्रोग्राम के अंदर हम क्लोज भी करते हैं। फाइन। तो हम आए यहां पर उसके ऊपर काम करने के लिए, हमने काम के दरमियान जो है एरर्स फेस कर ली, कोई समस्या आ गई। ठीक है, अब उस समस्या की वजह से उस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, या जो ऑपरेशंस एक्सपेक्टेड थे कि वो डेटाबेस के ऊपर ये चेंजेस करेंगे वो नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। राइट। तो उस केस में आप जब आगे बढ़ते हैं तो फाइनली जो है वो एट द एंड जाके आपके उन डेटाबेस वगैरह को क्लोज करने का काम करेगा, जिसे प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग कहा जाए। प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग क्या है? अब जो ओपन डेटाबेसेस हैं, बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम लेट्स क्लोज ऑल ऑफ देम। तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सिर्फ एक सिचुएशन थी जो आपको ये बता रही है कि यार अच्छा देखो यार, एल्स ऐसे यूज हुआ और फाइनली वैसे यूज हुआ। लेकिन जब हम अलग अलग कोड्स में जाएंगे तो हमें अलग अलग तरह की सिचुएशंस देखने को मिल सकती है। जो मेजर थीम है वो ये है कि अगर एक्सेप्शंस नहीं आए तो एल्स, और एक्सेप्शन आए या नहीं आए इन बोथ द सिचुएशन फाइनली। राइट। तो else and finally go this way along with try and accept. कोड समझ में आया है? चले आगे। Look at this. What are we having here? ऊपर हेडिंग में दे दी वैल्यू एरर। वैल्यू एरर शायद सिर्फ एक नई एरर समझाने के लिए बनाया होगा और कोई खास बात नहीं है। तो वैल्यू एरर्स के पहले शायद हम लोगों ने देखी थी पिछली बार। एक इंपोर्ट इस प्रोग्राम में करने की कोशिश की गई है। दैट इंपोर्ट इज फ्रॉम मॉड्यूल मैक, और इंपोर्ट कर रहे हैं एक फंक्शन, एक मेथड उसके अंदर से, दैट इज स्क्वायर रूट, SQRT। ठीक है, इसके बाद में हम नम करके एक इंटीजर जो है वो यूजर से रीड करवा रहे हैं रन टाइम पे। तो ये बोल रहे हैं भाई एक नंबर दे दो, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसके बाद में हम प्रिंट करवा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ नम, तो सीधे सीधे ये नम का स्क्वायर रूट जो है वो प्रिंट कर देगा। और इसके अलावा इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक सिचुएशन फ्रेम करके उसको हैंडल किया गया है। वो सिचुएशन क्या फ्रेम की गई है कि मान लो कि यूजर ने जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए नंबर दिया था वो नंबर जो है नेगेटिव है। तो वैसे मैथमेटिकली अगर बात करें गणित के टर्म्स में, तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, उसमें आयोटा के टर्म्स में वैल्यूज आती है, इमेजिनरी वैल्यूज आती है। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस 2 एंड माइनस 2। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 इज प्लस माइनस 2i, प्लस 2i एंड माइनस 2i। लेकिन ये जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ये नेगेटिव आर्गुमेंट लेके जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही ये चक्कर खा के गिर जाता है और ये एक्सेप्शन देख देता है बाहर, ठीक है। और वो एक्सेप्शन किस किस्म का होता है, वो होता है वैल्यू एरर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पास ऑन करते हैं तो दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू रिटर्न एन एक्सेप्शन, थ्रो एन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन इज कॉट हियर एंड इट इज नॉट हैंडल्ड एक्चुअली। सिर्फ उस प्रोग्राम के एब्नॉर्मल टर्मिनेशन को रोका गया है यहाँ पर, और हमें बताया गया है कि नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड एंड द प्रोग्राम कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट थिंग। हम चाहे तो उसको हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि इसको मैं एक लूप में डाल दूं, मैं यूजर को ट्रैप में डाल दूं कि जब तक तुम पॉजिटिव नंबर नहीं डालोगे जब तक तुम इससे बाहर नहीं हो पाओगे, वो उसको घुमाता रहेगा वहीं के लिए, ठीक है। तो दैट विल बी हैंडलिंग मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ। तो हम जब यहाँ गए तो मैंने जब पॉजिटिव वैल्यू ली तो उसका तो स्केल आ गया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल -4, तो एक एक्सेप्शन रिटर्न हुआ वैल्यू एरर नाम का, और एक्सेप्शन को चूंकि यहाँ पे हैंडल कर लिया गया है तो इसीलिए ये मैसेज आपको मिल रहा है, नेगेटिव नंबर एंटर्ड एंड कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट। एंड इफ वी आर स्टिल नॉट एबल टू सम अप द difference between two kinds of execution in positive negative, so I can have this as well, the rest part of the program, and we all know कि जब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा भी तो उस सिचुएशन में भी एक्सेप्शन हैंडल होने के बाद में the rest portion of the program will be executed। जो हमने कल पढ़ा था कि एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म को डिफाइन करने का फायदा ये होता है कि प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिस जस्टिफाइज इट, ये प्रिंट जो है बाद में चल रहा है, मतलब ठीक है एरर आई हैंडल हो गई लेकिन बाकी प्रोग्राम जो है वो चलेगा। अगर ये ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगाए होते तो यहाँ की एरर टर्मिनल पे हमें इंटरप्ट तो करती, लेकिन उस केस में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, बाकी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता इन दैट सिचुएशन। तो जस्ट अ फैक्ट दैट वैल्यू एरर नाम की भी एक चीज होती है, कल जो हमने एरर्स देखी थी उसके अलावा। फाइन, एंड देन दिस फिर एक वैल्यू एरर का ही एग्जांपल है, और इसमें लेकिन एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं। दैट नई चीज इज रेसिंग एन एक्सेप्शन। रेसिंग एन एक्सेप्शन, रेसिंग का मतलब क्या होता है? रेस करना, रेस करना मतलब हाँ बढ़ाना, कौन नहीं, रेसिंग मतलब कि रेस मतलब बढ़ाना, ठीक है, अप टू एन एक्सटेंट, और रेसिंग एन एक्सेप्शन मतलब जनरेटिंग एन एक्सेप्शन, ठीक है। रेस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, फाइन, जैसा जैसा परसेप्शन चले जाए तुम्हारे दिमाग में। रेसिंग एन एक्सेप्शन, अब अभी तुम ध्यान दो तो इसके पहले के जितने भी एक्सेप्शन के कोड्स हमने पढ़े उन सब में we were not raising the exception, we were handling the exceptions and we were facing the exceptions। पहले शुरुआत में प्रोग्राम चलाए, प्रोग्राम्स में समस्याएं आने लगी, एक्सेप्शंस आने लगे, तो एक्सेप्शंस आने लगे का मतलब ये होता है कि मैं टर्मिनल पे देख रहा था कि मेरे प्रोग्राम में दिक्कत है, तो आई वाज फेसिंग द एक्सेप्शन, मैं एक्सेप्शन फेस कर रहा था। एक्सेप्शन रिटर्न कौन कर रहा था, कौन रेज कर रहा था? इंटरप्रेटर सिस्टम। उसने पाया कि समस्या है तो उसने बताया कि समस्या है, फाइन। देन वी वेंट वन स्टेप अहेड, उसमें हमने कहा ओके सिंस वी वर फेसिंग द एक्सेप्शन दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू नाउ हैंडल द एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए देन वी ब्रॉट दैट कॉन्सेप्ट ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट से हमने जो है आने वाले एक्सेप्शंस के लिए अपने कोड्स को जो है मैकेनिज्म्स को ड्राफ्ट किया, और हमने कहा कि अब तुम रन टाइम पे हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं कर पाओगे। अब हम आ गए, हम समझदार हो गए, हमने हमारे प्रोग्राम को इतना मजबूत बना दिया है कि मेरा प्रोग्राम अब एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा, राइट। तो दैट वाज हैंडलिंग एक्सेप्शन। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिंग द एक्सेप्शन। रेसिंग का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम कर रहा था वो हम करने की सोच रहे हैं, कि अभी तक सिस्टम बोलता था कि ये गलत है तो ये एरर ले, अब तू संभाल। अब हम बोलेंगे एज अ प्रोग्रामर कि ये गलत है, येलो एरर, ठीक है। तो जस्ट लाइक हैंडलिंग मैकेनिज्म
कोडिंग हैंडलिंग मैकेनिज्म, यू कैन कोड और ड्राफ्ट दी रेजिंग मैकेनिज्म एज वेल। आप खुद भी एरर्स रेज कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू कॉल रेजिंग, राइट। एंड व्हाट यू आर डूइंग हियर, इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस कोड में व्हाट आर वी डूइंग हियर, एक फंक्शन बनाया है डीईएफ कीवर्ड से। फंक्शन की डेफिनेशन यहां से यहां तक की है, जिसके अंदर जिसका नाम है कैलकुलेशन, CALC। वो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, दैट आर्गुमेंट इज 8H, राइट। उसके बाद में क्या गोइंग अहेड, उस फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक कंडीशनल ब्लॉक बना दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट दे दी है, जिसमें हमने सिर्फ ये बोल दिया है इफ एज इज लेस देन 18 देन इफ एज इज लेस देन 18 देन raise value error with this message, and if age is greater than 18 else वाला part then do this, right। मैं इसको चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बेहतर तरीका समझने का, लिखने का। वैसे ऐसा, इसकी वजह ऐसा लिखना चाहिए, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 then if age is greater than or equals to 18 then print appointment for DL driving license test is, ठीक है। और अगर वो 18 साल से छोटा है तो उस केस में एक एरर रेज करो। अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है देखने में, ठीक है। एज अगर 18 से बड़ी है, ये उसके बराबर है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोड में फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देगा डन, अपॉइंटमेंट बुक, फाइन। और अगर एज 18 से कम है तो फंक्शन फिर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये अपॉइंटमेंट तो बुक नहीं हो सकता। तो वैसे तो हम प्रिंट भी चला सकते थे, हम सीधे यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं। प्रिंट में क्या बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट नॉट बुक सिंस द एज इज लेस देन 18, पर सिंस वी नीड टू लर्न दिस, इसलिए कहीं ना कहीं इसको फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेस कीवर्ड यूज कर रहे हैं। और किस तरीके से यूज कर रहे हैं, रेस के साथ में आगे हमने लिखा है उस क्लास का नाम, उस एरर का नाम जो हम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब सिस्टम वैल्यू एरर नहीं देगा, वो वैल्यू एरर कौन देगा, हम देंगे मतलब ये प्रोग्रामर ने खुद कोड किया है कि ऐसी परिस्थिति बने तो वैल्यू एरर देना है, ठीक है। अब इसके पहले का जो कोड तुमको समझाया था वैल्यू एरर का, दिस वन, ये इसलिए समझाया था क्योंकि इस केस में सिस्टम पता कर रहा था कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर निकाला तो ये समस्या का विषय है और यहाँ पर जो है वैल्यू एरर देनी है, फाइन। लेकिन इसका सिस्टम से क्या लेना देना, ये तो हमारा लॉजिक है, ये तो हम बना रहे हैं। सिस्टम को थोड़ा ना पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है और 18 की रेंज के ऊपर और नीचे क्या होता है। तो ये हमने कोड बनाया, तो हम हमारे प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की सिचुएशंस कोड कर सकते हैं जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में एक्सेप्शन फेंक दो, ठीक है। उस केस में एक्सेप्शंस फेंक दो, एक्सेप्शंस दे दो, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल रेसिंग एक्सेप्शंस, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन विल प्रिंट द सक्सेसफुल मैसेज, सक्सेस मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज, एल्स द वैल्यू एरर विल बी रेज्ड, फाइन। अब वैल्यू एरर रेज्ड होगी, बट देन वो वैल्यू एरर के साथ में जो मैसेज आपने एसोसिएट कर दिया वही कर दिया, you are under 18 and are not eligible for driving license। Let's see what will happen with if I execute this code, और इस पे थोड़ी और डिटेल में बात भी होगी। हमारा काम है प्रोग्राम्स में एक्सेप्शंस नहीं आने देना और आए दिनों हमें हैंडल करना। ये हम कर क्या रहे हैं, हम क्यों एक्सेप्शंस खुद रेज कर रहे हैं। हालांकि तुम्हें एक हद तक तो समझ में आ ही गया होगा कि जब हमारी खुद की यूजर डिफाइंड सिचुएशंस बनाना चाहते हैं कि यार ये एक परिभाषा है, ये एक सिचुएशन है, अगर ऐसा हुआ तो सक्सेस, ऐसा नहीं हुआ तो फेल्यूर, इफ फेल्यूर देन वी नीड टू रेज सम सॉर्ट ऑफ एरर और एक्सेप्शन, ठीक है। हमेशा सिस्टम की बनी हुई परिपाटी पे नहीं चल सकते, हम हमारी डिफाइंड सिचुएशंस भी बना सकते हैं वहां पर। खैर एनीवेज आगे देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इफ नेम इज इक्वल टू मेन, व्हाट इज में पढ़ाया था ना, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट सेइंग, क्या है इसका मतलब, इफ underscore underscore name underscore underscore is equals to mean, ये जो मेन प्रोग्राम उसी में रन होगा। हाँ मतलब एज अ मॉड्यूल देकर इंपोर्ट करेंगे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस कोड को एज मॉड्यूल अगर कहीं पे मैंने इंपोर्ट किया
तो इंपोर्ट करवाऊंगा तो फिर ये जो इफ के नीचे लिखे हुए दो स्टेटमेंट है वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अभी इसको डायरेक्टली एज प्रोग्राम एज स्क्रिप्ट चला दूं तो उस केस में ये नीचे लिखे हुए दोनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री पॉइंट। और अगर ये एंट्री पॉइंट है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे मेन सेक्शन में नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, मेन। लेकिन अगर इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट के केस में नेम की वैल्यू मेन नहीं होगी, क्या होगी, मॉड्यूल का नाम हो जाएगा उस केस में, करेक्ट। तो इस केस में चूंकि मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो इसको चलना ही है, तो चलेगा एज एंट्री मांगेगा न्यूमेरिक और उसके बाद में फंक्शन को कॉल कर देगा विद दैट एंट्री। तो पहले मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, ऊपर हम लोग ऑलरेडी लॉजिक देख के आ गए हैं। मैंने एज दी सबसे पहले 21 जो सपोर्ट में थी, इसीलिए स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया अपॉइंटमेंट फॉर डीएल टेस्ट इज कंफर्म। फिर हम गए आगे, अगली बार में एज दी मैंने 17 और उस केस में यू विल फाइंड दैट दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। देखिए 17 आया तो पता नहीं क्या क्या हो गया, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दिस दैट दिस दैट और यहाँ पे ये दिख रही है आखिरी में, ये क्या दिख रही है, वैल्यू एरर। उसके आगे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, ये रहा, यू आर अंडर 18 एंड नॉट एलिजिबल फॉर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस। उसके पहले सब उसने बता दिया कौन सी लाइन में क्या समस्या है। ये बिल्कुल वैसा बिहेवियर है जैसा आप आपके दूसरे कोर्स में देखते थे जब सिस्टम आपको एरर थ्रो करता है, ठीक है। जैसे कि हम वो शुरुआती हिस्से में एक प्रोग्राम देख के आए थे, दिस वन। इस प्रोग्राम में जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट किया तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद में डिवाइड बाय जीरो एरर आती थी, जीरो डिवीजन एरर, है ना। ये इस फाइल में इस लाइन में ये लिखे हुए स्टेटमेंट में क्या जीरो डिवीजन एरर आ रही है, कॉलन उसका डिस्क्रिप्शन, द मैसेज एसोसिएटेड विद दैट, व्हाट वाज द मैसेज, डिवीजन बाय जीरो। एंड दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग इन आवर सिचुएशन as well, and that situation where is that, is it visible? Yes sir, this was a situation where the code was getting displayed value error colon followed by the message that you quoted there, आपने लिखा था ये, ठीक है, you are under 18 and not eligible for DL, ठीक है। तो this way you will find that यार हमने तो वही काम कर दिया जो सिस्टम करता है इस बार, लेकिन सिस्टम जो है वो एरर नहीं दे रहा है इस बार, एक्सेप्शन जो है वो प्रोग्रामर ने खुद बना दिया। तो ये परिस्थिति वैसे सिस्टम के अंदर कहीं नहीं लिखी हुई है, कहीं भी वैल्यू एरर के पास में इस तरह की जानकारी इस प्रोग्राम के पहले नहीं थी कि अगर 18 के ऊपर कोई वैल्यू आएगी तो मुझे ये करना है और 18 के नीचे आएगी तो वो करना है। ये तो प्रोग्राम स्पेसिफिक बात हो गई कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोड लिखा और हमने एसोसिएट कर दिया वैल्यू एरर को इसके साथ कि अगर ऐसा हो जाए तो रेस कर देना वैल्यू एरर, ठीक है। अब वैल्यू एरर ही क्यों, क्या जरूरी है यहाँ पे वैल्यू एरर लिखना? अगर मान लो कि मैं वैल्यू एरर की बजाय कुछ और लिख दूं यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल जीरो डिवीजन एरर, लाइक फॉर एग्जांपल ये डाल के, तो ऐसा करने के बाद अगर इस कोड को चलाते हैं, एज की वैल्यू 12 अगर देते हैं तो भी मेरा प्रोग्राम जो है वो मेंशन्ड एरर जो है उसको तो रिटर्न करे, क्योंकि प्रोग्राम को इस बात से, इंटरप्रेटर को इस बात से अब कोई लेना देना नहीं है कि तुम जो है किससे एरर रिटर्न कर रहे हो। आप अब जिम्मेदार है स्वयं कि आप जो कर रहे हैं वो आपको देखना है कि वो लॉजिकली कितना करेक्ट है कितना करेक्ट नहीं है, फाइन। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो चाहे वो क्लास ले लो, उससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस क्लास का आप उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो नाम जो क्लास जो आप जिसका चुनाव कर रहे हो आपकी एक्सेप्शन रेजिंग में वो एटलीस्ट मैचिंग हो, कम से कम वो लॉजिकल हो कि न्यूमेरिक क्लासेस को मैं इस तरह की वैल्यूज के लिए यूज करूं या उसको उस तरह के लिए यूज करूं। तो अभी तक जितने हम एरर्स देखे थे उनके आसपास के एरर्स अगर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप उनको यूज कर लीजिए, फाइन। तो इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है, अपने ऊपर है पूरी तरीके से कि हम यहाँ पर कौन सी क्लासेस को इन्वोक कर रहे हैं और वो एज इट इज इन्वोक हो जाएंगे, उनमें कोई समस्या नहीं आएगी, राइट। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ जीरो डिवीजन आई यूज्ड वैल्यू हियर सिंस इट वाज more suitable for this situation, we can say. पेरेंट क्लास जो चाहे वो करो, अभी मैंने लिखा नाम तो बस पेरेंट क्लास का है, कोई भी नाम लिखो, जीरो डिवीजन वैल्यू या भी ये टाइप लिख दे, टाइप के अलावा एक्सेप्शन लिख ले, बेस एक्सेप्शन लिख ले, ऑब्जेक्ट लिख दे, जो भी यहाँ लिखेगा वो सब चल जाएगा। तो वो जो एरर होगा वो बेस एक्सेप्शन है, बेस एक्सेप्शन लिया एरर तो ये है मैसेज, हाँ ये क्लास वो शो होगी जो आप लिखोगे, मतलब जैसे बेस एक्सेप्शन वो
जैसे वैल्यू के केस में वैल्यू आ रहा था, जीरो के केस में जीरो आ रहा था, तो जो आप लिखोगे वो डिस्प्ले होगा यहाँ पर। बट मनचाहा नाम नहीं लिख सकता, मतलब मैंने सोचा कि यार ये तो बेफिजूल की चीजें हैं, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो लो मैंने एक काम किया, यहाँ पे इसको हटा के फटाफट से मैंने यहाँ लिख दिया माय एरर, क्योंकि मेरी है तो मेरा ही नाम लिखूंगा, सिस्टम का नाम क्यों लिखना। तो अभी बता दिया उसने नीचे कि इस प्रकार का कोई उसको क्लास मिल नहीं रहा है, तो आपके सिचुएशन में एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत अब वो नहीं है कि आपकी वो एज जो है वो लेस देन 18 है, वो दिक्कत कुछ हो रही है। अब माय एरर इज नॉट डिफाइंड, तो ऐसा मनचाहा नहीं लेना है। जो भी सिस्टम के अंदर उपलब्ध क्लासेस हैं उनमें से जो आप चाहें वो आप यूज कर सकते हैं, बट चुनाव करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वो जो ज्यादा सूटेबल हो, कॉम्पेटेबल हो, करीबी हो, उसका नाम लें। ठीक है, so this is a code which is just indicating us that instead of system you can also raise the exception in certain situations, fine, but ऐसी परिस्थिति की जरूरत पड़ेगी कब कि मैं इंस्टेड ऑफ एरर हैंडलिंग एरर ड्राफ्टिंग की तरफ चला जाऊं। ठीक है, तो बेटा आप प्रोग्रामर हैं, आप कोडर हैं, आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपसे हर तरह की अपेक्षाएं रहती है। हर तरह की अपेक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एरर को आप हैंडल ही करोगे, आपको हो सकता है कि ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने पड़े जिनमें की कुछ सिचुएशंस को आप फिल्टर करने की जरूरत पड़ जाए कि यार ये होने देना है और ये नहीं होने देना है। तो वो नहीं होने देना है तो कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप इंटरप्शन लाओगे, तो दिस विल बी द वे कि ये नहीं होना चाहिए। फाइन, मतलब दो मॉड्यूल्स हैं, समझना परसेप्शन में डिफरेंस है। दो मॉड्यूल्स है, एक मॉड्यूल वो है जो कि इंपोर्ट कर रहा है दूसरे को, और दूसरा मॉड्यूल वो है जो वहां इंपोर्ट होगा और वो खुद केवल सर्विस देता है, सर्विसेबल है, इसके पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो वहां पे यूज होने वाले हैं। फाइन, अब ये जो मॉड्यूल है जो वहां पे इंपोर्ट होगा अभी मॉड्यूल 2 से फॉर एग्जांपल, इस मॉड्यूल के अंदर मान लो मैंने कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं और स्टेटमेंट्स जो हैं कुछ इसी तरह के हैं, सपोज इसी तरह के फंक्शंस लिखे हैं और कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक्सेप्शन रेस करने के कोड्स भी लिख दिए, एक्सेप्शंस रेस करने के कोड्स भी लिख दिए। जैसे मान लो यही जो तुम्हें दिख रहा है, शायद मैं इसको यूज भी करूंगा आगे, ये अब स्क्रिप्ट ना होके मॉड्यूल हो जाए सपोज। फाइन, तो इस सिचुएशन में ये मॉड्यूल को कोई भी इंपोर्ट कर सकता है दुनिया जहां से, जो भी इसको इंपोर्ट करेगा वो इसको यूज करेगा। फाइन, लेकिन ये अपनी परिभाषाएं लेके बैठा है कि आप अगर मुझे यूज करना चाहते हो तो मेरा तो अपना वर्किंग स्टाइल है, मैं एक फंक्शन हूं, मेरी ये परिभाषा है, मैं ऐसे काम करता हूं, अगर ऐसा इनपुट आएगा तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा बताएगा कैसे, ये फिर क्या करेगा, एरर फेंकेगा, एक्सेप्शन फेंकेगा। ठीक है, तो अब आप एज अ प्रोग्रामर सोचो इस चीज को, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर रेसिंग एक्सेप्शन की टेक्निक आपने बना ली। अब आप यहां आ गए मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 1 में आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, मॉड्यूल 1 में इंपोर्ट करने के दौरान आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, इंपोर्ट तो तभी किया है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो संभावना है कि वो फंक्शन सही चल जाए और संभावना है कि वो फंक्शन एक्सेप्शन दे दे। ठीक है, तो अगर वो सही चल गया तो बहुत बढ़िया, और अगर एक्सेप्शन दे दिया तो तुम्हारा मॉड्यूल 1 का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। तो तुम्हारा एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म आएगा कहां पर, वो आएगा मॉड्यूल 1। तो आप तो दोनों ही काम कर रहे हो, आप तो एरर्स रेज भी कर रहे हो और फिर बाद में उन्हीं एरर्स को हैंडल भी करोगे, और तब जाके ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा दोनों तरफ से। तो अगर मैं इस वाले व्यू से देखूं तो चीजें अलग है, इस वाले व्यू से देखूं तो चीज अलग है, राइट। When you are module 2, then you are coding a function with certain constraints that this function will return something if this will match, else it will return an exception. तुम्हारा काम खत्म, तुमने उसे तैयार कर लिया है दोनों परिस्थितियों के लिए। ठीक है, when you are in module 1, then you are importing that module 2 and you are importing, then you are calling the function. अब फंक्शन कॉल हुआ है तो देन अगेन एज अ प्रोग्रामर यू आर थिंकिंग कि यार फंक्शन कॉल करूंगा तो जरूरी थोड़ी ना कि हर बार सक्सेसफुली चल जाए, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। अगर चला तो बहुत बढ़िया, ना चला तो एरर देगा, और अगर एरर देगा तो उसको हैंडल करो यहीं। तो तुम्हें पता है कि वहां से क्या एरर आने वाली है, उस एरर को हैंडल करने के लिए यही तुम फिर एक मैकेनिज्म बनाओगे, और वहां फिर आएगा तुम्हारा वो ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली। ठीक है, तो ये दो अलग अलग दिशाएं हैं, आपको इधर भी काम करना पड़ सकता है, इधर भी काम करना पड़ सकता है, और दोनों का काम भी करना पड़ सकता है। समझ रहे हो?
तो सिर्फ हैंडलिंग इज नॉट द टास्क, रेजिंग इज ऑल्सो अ टास्क, फाइन, बट यू हैव रेज्ड इट, देन यू नीड टू हैंडल इट एज वेल, यू और सम ऑफ योर पार्टनर। आपने मान लो कि हो सकता है मॉड्यूल 2 ही बनाया हो, आपका काम खत्म, मुझे तो यही कहा गया था, मेरे टीएल ने बोला था कि यही काम करना है, एक मॉड्यूल बनाओ, उसमें बढ़िया इस तरह की चीजें लगाओ, आई एम डन, अब तू जान। तो तू जान में वो क्या करेगा, वो देखेगा कि दूसरा मॉड्यूल क्या, उसके रिस्ट्रिक्शन क्या, उसके फंक्शन क्या, उसके रेसेस क्या, और उसके अनुसार फिर अपना मॉड्यूल बनाया। ठीक है, एक मॉड्यूल अभी बना दिया है हर्षित ने, अब दूसरा मॉड्यूल पवन बनाएगा, ये वाला क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इंपोर्ट किया, मतलब इस बार मैं जो चाह रहा हूं वो ये है कि दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट फॉर मी, दिस इज अ मॉड्यूल, फाइन। अब इट इज अ मॉड्यूल नाउ, तो ये वाली कहानी तो खत्म ही होगी। अब इसके पास सिर्फ एक फंक्शन है, वो फंक्शन ये है, फंक्शन की जिम्मेदारी क्या, ये कॉल होगा तो उसके पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर अगर आ गया तो उस केस में या तो ये इफ चलाएगा, ये एल्स वाला पार्ट चलाएगा, कहानी बिल्कुल वही। यहाँ आ गए, इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल को, इंपोर्ट करने के बाद में ट्राई को छोड़ो, सबसे पहले अब यहाँ पर एज की एंट्री ली, ठीक है, यूजर से बोला लाओ एज दो, उसके बाद उस मॉड्यूल के जरिए फंक्शन को कॉल किया, जैसा हर बार करते हैं, मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम और वो एज एस पैरामीटर उसको पास कर दिया, ठीक है। जैसे ही पास करी, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अब दो तरह के आउटपुट दे सकता है। अगर एज 18 से बड़ी लेके गया है तो ये फंक्शन सक्सेसफुली चल जाएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एज अगर 18 से कम लेके गया और फंक्शन कॉल हुआ है तो फिर वो फंक्शन एक एक्सेप्शन रिटर्न करेगा, और वो एक्सेप्शन रिटर्न होके जाएगी कहां, वो आएगी यहां कि तुमने जिसको कॉल किया था वहां पे आ गई है एरर, तो वो एरर वहां सॉल्व नहीं होगी क्योंकि वहां तुमने सॉल्व ही नहीं किया है उसको, वहां तो तुमने बोला है कि ऐसा हो गया तो एरर ले जा निपट, फाइन। तो दैट एरर विल कम हियर ऑन दिस स्टेटमेंट कि उस मॉड्यूल के या उस फंक्शन के कॉलिंग पे आई एम फेसिंग एन एक्सेप्शन, तो इंटरप्रेटर को यहां मिलेगी एरर, अभी डिबग करके दिखाता हूं उसको, एरर। अब एरर आ गई तो फिर यार अब इसको तो हैंडल करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने इस वाले हिस्से को कहां रख दिया, ट्राई के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर निगाह बना के रखो, वॉच रखो, अगर इसमें एरर आए तो संभालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में लिखा आगे, हम उस कोड को चूंकि जानते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिकली फिर हमने लिखा कि एक्सेप्ट बनाओ किसके लिए, वैल्यू एरर के लिए, क्योंकि वो क्या रिटर्न करने वाला है, अगर एरर आती है तो कौन सी आएगी, वैल्यू एरर। तो हमने लिखा एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, व्हाट इज ई, ई इज इन नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। और ठीक उसके बाद जो है हमने प्रिंट कर दिया है उस ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा हमारा वो मैसेज, वो जो मैसेज हमने वहां दिया था वो आके ई से रिप्लेस होने वाला है इन दिस सिचुएशन। ऐसा पहले नहीं हुआ, पहले इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो सिस्टम रिटर्न रेजिस्ट है, यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, हियर दिस, जब हमने रेस चलाया था तो रेस के साथ में यहाँ पर जो भी आपने क्लास ली है उस क्लास के साथ में आपने आर्गुमेंट क्या लिया था, अब मैसेज, ठीक है। तो इसीलिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस वैल्यू के साथ बनेगा, तो आप जब वहां पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करने का मतलब क्या होता है कि वो मैसेज यू आर गोइंग टू फेस, वो मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये हर बार एग्जीक्यूट होगा, और हर बार ये एग्जीक्यूट इसलिए होगा क्योंकि वो ये बता रहा है कि द handling mechanism is working well, the program is not getting abnormally terminated, fine. And then starting this with this import, I started debugging it, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट देख लो जो हमने एक्सप्रेस किया वो इसके ऊपर चलता हुआ दिखेगा तुम्हें। सबसे पहले इंपोर्ट करने गए, इंपोर्ट के दौरान उस मॉड्यूल के अंदर जाया जाएगा और वो फंक्शन जो है वो इंपोर्ट होकर अवेलेबल हो जाएगा हमारे प्रोग्राम, अब दैट इज अवेलेबल। इसके बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर एज की वैल्यू फेच करी, एज की वैल्यू यहाँ पर हमने दी सपोज 12 वी आर इंटेंशनली जनरेटिंग द एरर कंडीशन हियर। देन अब मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ फंक्शन जो है वो इन्वोक होगा, एज की वैल्यू क्या लेके गया है वो 12, यहाँ रखा वेरिएबल वाले पार्ट में, ठीक है। 12 होने की वजह से इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, जैसे एल्स वाले पार्ट में आ गए रेज द एरर, एरर रेज करना है, एरर रेज करेंगे वैल्यू एरर, और जैसा मैंने कहा था समझना बात को, एरर वहां नहीं आ रही है, वो तो एरर भेज रहा है, वो एरर जाएगी कहां, जहां कॉल हुआ है इस फंक्शन का वहां, ठीक है। इसीलिए ये वापस आ गया कॉलर के पास एक मैसेज लेकर, वो मैसेज ये है कि तुमने जो फंक्शन कॉल किया था उसने एक एक्सेप्शन रिटर्न कर दिया है, अभी तक नहीं है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वैसे तुम्हें समझ में आएगा। इसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, सिंस an exception was returned from that part, that module, that function, that's why
you went inside except, इसीलिए यहां पे हम कहा आए एक्सेप्ट के अंदर, और एक्सेप्ट के अंदर नाउ E got printed, जैसा मैंने कहा था कि it is a message and that message is you are under 18 and not eligible for driving license, and then the remaining portion of the program also got executed. ठीक है, this is the way how we debugged it. और विपरीत परिस्थिति में 18 के ऊपर में चलाओगे तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, वहां इफ में रखी कंडीशन पास हो जाएगी, उधर वाला प्रिंट चल जाएगा, नीचे आएंगे ट्राई के बाद में फटाफट से नीचे आ जाएगा और येलो प्रिंट चला देगा, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक को इग्नोर कर देगा उस केस में। ठीक है, गेटिंग इट? So this way you can raise the exceptions, your own exceptions, and you can then handle them as well. Fine. तो दोनों रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है अपनी जगह पर, वो अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी अपनी नीड है, ये अलग रिक्वायरमेंट है, इसकी अपनी नीड है। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, अनदर एग्जांपल, रेजिंग एन एक्सेप्शन, इंपोर्ट मैथ नाम का एक जो है मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है, इसके बाद में वी आर टेकिंग वन इनपुट फ्रॉम द यूजर विथ नेम नम नाम का एक इंटीजर आ जाएगा, फिर बोल दिया कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नम जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो उस केस में मैथ मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल करो। ठीक है, फैक्टोरियल के हमने लिए पहले हमने फंक्शंस वगैरह बनाए थे जिसमें फैक्टोरियल का लॉजिक लगाते हुए फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, बट यू कैन कैलकुलेट द फैक्टोरियल डायरेक्टली एज वेल बाय कॉलिंग दिस फंक्शन और मेथड। ठीक है, इस फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लो जो मैथ के अंदर रखा हुआ है, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल ओवर नंबर अगर देते हो तो डायरेक्टली आपको फैक्टोरियल दे देगा, राइट। तो इस केस में जब नम की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन हम करवा रहे हैं, अगर ये 0 या 0 से छोटी वैल्यू है नेगेटिव, तो उस केस में हम फिर एक एक्सेप्शन रेज कर रहे हैं, दैट एक्सेप्शन इज अगेन वैल्यू एरर, और उसमें हम ये प्रिंट करवा रहे हैं फैक्टोरियल कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। So this is one more example where you are raising exception in the non-compatible situation, finding factorial. So factorial of 5 is 120, worked well, but in the other situation, factorial of say -5 returns an exception, and that exception is this value error. Factorial can be calculated for only positive integer. The program got terminated here, and even अगर मान लो कि मैं यहाँ पर सपोज आगे कुछ दे भी देता है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे अगर सपोज एक लाइन अगर लिख भी दूं, जस्ट अ सेकंड, एक लाइन अगर यहाँ पे लिख भी दूं, print rest of the portion, so in the situation when this error is getting raised, जैसे मैंने दिया यहाँ पर -3, you will find that the runtime exception occurred. This is the error that we are facing, but that last print is not getting executed. तो last print जो है वो execute नहीं हो रहा है, चूंकि यहाँ पर रन टाइम पे एक्सेप्शन आया है, and that exception is not handled here. That exception is not handled. अभी इस प्रोग्राम में आपने हैंडलिंग मैकेनिज्म लिए ही नहीं, इस प्रोग्राम में तो आपने सिर्फ एक्सेप्शन रेज किया है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के साथ में रन टाइम पे एक्सेप्शन आने वाला है, तो फिर वो तो आएगा और प्रोग्राम बंद भी करेगा, उसका काम ही यही है, उसका धर्म है प्रोग्राम को बंद करना, वो कर दिया उसने, इसलिए आगे का पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फाइन, बट फिर सर ऐसा बनाने का क्या फायदा कि हम खुद ही बना रहे हैं प्रोग्राम बीच में टूट जाए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था तुमसे कि ये रेसिंग एक्सेप्शन इज नॉट समथिंग दैट इज द एंट्री पॉइंट। हो सकता है कि आप ये जो बना रहे हैं यही वाली चीज जो है आप एक सर्विसेबल मॉड्यूल के अंदर बना दें, एक फंक्शन के अंदर बना दें और बाद में आप उसको सर्विस के लिए कॉल करें। ठीक है, तो रेसिंग एक्सेप्शन इज वन थिंग व्हिच इंश्योर्स दैट कि ऐसा हो रहा है तो ही रिटर्न मिलेगा, एल्स नहीं मिलेगा। दूसरे भाग में, दूसरे हिस्से में आप जब उस फंक्शन को या उस कोड को जब कॉल करोगे, उसकी सर्विसेज लोगे, तो आपको फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, जैसा हमने पिछले केस में अभी किया था। फाइन, समझ में आ रहा है, व्यू बन रहा है दिमाग में। और सर एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया दूसरा प्रोग्राम में, तो वो भी वही सेम एरर देगा, वो भी बढ़िया सेम ही एरर देगा, तो सेम ही देगा, जो भी रिटर्न होके आ रही है वही आएगी, एक्सेप्शन उसी के साथ होगा। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि दूसरे प्रोग्राम में दूसरे मॉड्यूल में हैंडल करूं, यहाँ भी हैंडल कर सकता हूँ,
मतलब अभी मैं इसी पूरे ब्लॉक को ट्राई के अंदर डाल दूं और उसके नीचे एक्सेप्ट लगा दूं, तो यहाँ पे एरर आएगा और नीचे वो एक्सेप्ट जो है वो इग्नोर हो जाएगा इसके साथ। बट फिर मैं लॉजिकली भी सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि यार एक ही कोड है, इसी में एरर भी जनरेट कर रहे हो, फिर वहीं नीचे उसका एक्सेप्ट भी लगा रहे हो, तो मजा नहीं आता। मजा फिर तभी आता है जब विजन अच्छा बने, और विजन तभी बनेगा कि जब हमें पता चलेगा कि अच्छा एज अ प्रोग्रामर आई नीड टू डू दिस इज वन टास्क, राइट, फिल्टरिंग या फिर वैलिडेशंस, and if the validations are not meeting, then creating the exception racing. This is one task, and the different task is if the exceptions got raised either from a user defined thing or from system, then I need to handle that as well, and handling mechanism is different. तो ये दो व्यू हैं, दोनों दिमाग में बनने चाहिए, इसलिए दो अलग अलग मॉडल्स वहां पे ले लिए थे। हाँ भाई आ जाओ अगला केस। इसमें एक और नया कीवर्ड हम देख रहे हैं, दैट कीवर्ड इज व्हाट, assert। अभी assert क्या करता है, assert जो है ये बिल्कुल सॉर्ट ऑफ रेसिंग की तरह ही काम करेगा। ये रन टाइम पे एक्सेप्शन रेस करता है, बट ये अपने साथ साथ में कंडीशन लेके चलता है, जैसे यहाँ लेके चल रहा है। ये इसको मैं ऐसा पढ़ता हूँ कि if I is greater than or equals to 18 then the program will continue its normal execution। और जिस पॉइंट पे अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये असर्ट जो है असर्शन एरर फेंकेगा, वो प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाएगा, स्टोरी एंड्स देयर। असर्शन एरर कुछ नया नहीं है, ये अपने बिल्ट-इन्स के अंदर रखा हुआ है, जैसे आपका वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, जीरो डिवीजन एरर है, इस तरह से असर्शन एरर भी वहां पर है। फाइन, मैं इसको वापस से बोलता हूं, असर्ट ठीक है के साथ ये जो कंडीशन आपने लिखी है यहाँ पे i is greater than or equals to 18, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये आपके प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर को आगे तभी बढ़ने देगा जब ये कंडीशन सक्सेसफुली पास हो जाएगी, अन्यथा इस पॉइंट पे प्रोग्राम रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एक एरर रन टाइम पे एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, वो एक्सेप्शन होता है असर्शन एरर। ठीक है, इसको मैं चला के दिखाता हूं तुम्हें, यहां देखना ऊपर एक लिस्ट है, लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, 21, 12, 34, राइट। यहाँ पे लूप लगाया फॉर आई इन एल, मतलब फॉर अ वेरिएबल इन इटरेबल, इटरेबल इज एल, ठीक है, एल के अंदर 3 वैल्यूज हैं, तो ये लूप चलना है 3 बार, ठीक है, 3 बार लूप चलेगा और एक एक करके वैल्यू उठाते हुए चलेगा, 21, 12 और 34। फाइन, तो पहली बार में जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या, 21, वो दिख रही है वेरिएबल में 21, राइट। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, 21 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18। दैट्स व्हाई, ध्यान देना, दैट्स व्हाई द कंट्रोल विल गो अहेड एंड इट विल प्रिंट दैट थिंग, जो प्रोग्राम में आगे लिखा है प्रिंट होगा, और उसमें लिखा है केस एक्सेप्टेड विद एज 21, नीचे आ गया टर्मिनल का आउटपुट। ठीक है, आगे बढ़े, आई की वैल्यू क्या है, 12। क्या असर्ट के साथ लिखी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी यार, I this time is not greater than or equals to 18, in fact it is less than 18, since it is less than 18, तो जैसा मैंने कहा इंटरप्रेटर यहाँ इसको रुकना पड़ेगा, असर्ट इसको रोक देगा और ये बोलेगा क्योंकि कंडीशन पास नहीं हो रही है तो ले तेरा प्रोग्राम यहाँ खत्म, दी एंड, बाहर जाओ। ठीक है, तो बाहर जाओ मतलब यहाँ देने, देखो जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, ये मिला मुझे मैसेज, एक्सेप्शन हैज अकर्ड, व्हाट एक्सेप्शन, असर्शन एरर। ठीक है, असर्शन एरर आई, और मैं आगे की स्टोरी की भी अगर बात करूं तो इसके बाद में अगर मैं इसको अगर प्रेस करता भी रहूं तो कुछ नहीं होगा, मतलब अगर हमारी अपेक्षा ये है कि वो 34 से बेचारा उसका तो नंबर लगाओ, तो नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, जब सिस्टम ने रन टाइम पे एक्सेप्शन फेंका, कोई भी फेंका, तो सिस्टम के आए हुए एक्सेप्शन का तो धर्म ही यही है कि अगर वो आया है और अगर हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है तो उसको तो प्रोग्राम को एब्नॉर्मली टर्मिनेट करना ही है। ठीक है, तो अभी ये हैंडलिंग मैकेनिज्म वाली चीज नहीं है, ये इस तरह का भी एक्सेप्शन आ सकता है, अगर आप असर्ट लगाते हो तो इस तरीके से भी एक्सेप्शंस रन टाइम पे जनरेट हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, हम अश्योर कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस को मीट अप करता हुआ चलेगा। फाइन, तो दैट्स व्हाई इफ द कंडीशंस इज गेटिंग सेटिस्फाइड, जिस पॉइंट तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक तुम्हारा असर्ट काम चलता रहेगा, जहां फेल हुई वहां पे बाहर। ठीक है, तो ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह है,
अगर इसमें कंडीशन पास हो जाती है तो ये आगे जाने देगा, और अगर फेल हो जाती है तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई है भाई। और अगर ऐसी सिचुएशन बन गई है तो ठीक है यार, ऐसी सिचुएशन को हो सकता है हैंडल भी कर लिया जाए। देखो इधर ये वाला कोड, उसी कोड को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। अपडेट करने के लिए क्या किया, सेम लिस्ट, सेम एलिमेंट्स, सेम फॉर लूप, सेम असर्ट, सेम दिस दैट, क्या था ये वाला स्टेटमेंट, केस एक्सेप्टेड विद एज आई। बट हाँ, क्योंकि रन टाइम पे एरर आ रही थी तो उस एरर को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक ट्राई लूप के अंदर। ठीक है, अब लूप के अंदर लगाने का मतलब ये होता है कि फॉर ऑल द अकरेंसेस, ऑल द इटरेशंस ऑफ द लूप, सारे 3 इटरेशंस के लिए दिस ट्राई विल बी देयर इन पिक्चर। ठीक है, और ये ट्राई जब चलेगा तो अगर मान लो कि कहीं भी प्रोग्राम में कोई भी एरर आई तो फिर वो ट्राई जो है उसका एक्सेप्ट फिर चलना ही चलना। ठीक है, तो हम अभी देख के आए थे ऊपर, पहले केस में 21 के टाइम पे ये कंडीशन पास हो जाएगी और प्रिंट होगा केस एक्सेप्टेड विद एज 21, राइट। दूसरे केस में 12 आएगा, 12 के लिए कंडीशन फेल होगी तो ये वाला प्रिंट नहीं चलेगा। अगला वाला प्रोग्राम का धर्म है यहाँ से एबनॉर्मल टर्मिनेशन लेना या फिर एक्सेप्शन थ्रो करना। एक्सेप्शन अगर थ्रो हुआ तो इस बार ट्राई आ जाएगा आगे और बोलेगा अच्छा एक्सेप्शन, चलो लेके आओ उसको, कहाँ है वो। ठीक है, तो इसीलिए अब जब 12 के लिए एक्सेप्शन आया असर्ट पे तो हाँ ये प्रिंट तो नहीं चलना, लेकिन एक्सेप्शन आते से ही कहाँ जाएंगे फिर एक्सेप्ट पे। और एक्सेप्ट हमने लगा के रखा है किसके लिए, असर्शन के लिए, और जिसमें हमने बोल के रखा है दिस केस गॉट फेल्ड विद एज 21। ठीक है, ये केस जो है ये फेल हो गया है क्योंकि एज क्या थी 21। तो यार सर फेल तो पिछली बार भी हुआ था, फेल तो इस बार भी हुआ, तो फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ है, लूप का अगला इटरेशन भी चलेगा। इसीलिए अगली वैल्यू में आएगी वो है 34, वो इस कंडीशन को फिर सक्सेसफुली पास करेगी और उसके लिए ये वाला प्रिंट चलेगा। प्रोग्राम पूरा बढ़िया सक्सेसफुल चलने के बाद में इस तरह के 3 मैसेजेस दे देगा, जिसमें से 2 केसेस एक्सेप्टेंस वाले हैं और बीच वाला केस जो है वो फेल्योर वाला है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग, अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म इन द प्रोग्राम्स। वो आपके बचे हुए पोर्शन को प्रोग्राम के आप एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करता है, और जहां एरर आती है उसमें आप आपके लॉजिक के हिसाब से उस एरर को वो हैंडल कर लेता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम चाह रहे थे कि अगर फेल हो रहा तो कम से कम भाई बोल दे फेल हो रहा हूं, आगे तो बढ़ने दे, तो वो इसने कर दिया यहाँ पे हमारे लिए। ठीक है, प्रोग्राम क्लियर, असर्ट क्लियर, बढ़िया, समझदार हो तुम। हाँ, यहाँ देखो भाई, इसको देखें उसके पहले लुकिए, एक मॉड्यूल बनाया है, उस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन लिया है, उस फंक्शन का नाम है स्क्वायर, और वो एक पैरामीटर ले रहा है x नाम का। उसके बाद वो रिटर्न कर रहा है, उसको देख छोड़ो अभी, ये आखिरी वाले स्टेटमेंट को देखो, वो रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स, मतलब कुल मिला के स्क्वायर कर रहा है। जो भी वैल्यू, इसको 2 देंगे तो 4 देगा, 4 देंगे तो 16 देगा, ठीक है, 10 देंगे तो 100 देगा, इस तरह से ये रिटर्निंग कर रहा है। लेकिन इसके पहले हमने चेक भी लगा दिया है। वो चेक क्या है, प्रोग्राम में आगे जाना है, रिटर्न करना है, अगर जाना है और रिटर्न करना है तो पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। अगर तुम मुझसे पार हो जाओगे तो रिटर्न कर दोगे, और मुझसे पार नहीं हो पाओगे तो रिटर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिटर्न नहीं कर पाओगे मतलब मैं तो एक्सेप्शन फेंक दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और वो कंडीशन बोल रही है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इंटेंशनली वी क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू अगर इस फंक्शन के पास आती है तो वो आपको स्क्वायर करके दे देगा। अगर नेगेटिव नंबर डाल दिया तो फिर वो स्क्वायर नहीं कर पाएगा, उस केस में फंक्शन एक असर्शन एरर फेंकेगा। समझ में आ रहा है, पिछले कोड में इतना तो समझ में आ, सुन के आ रहा है कि बात समझ में आनी चाहिए। If x is greater than or equals to 0, then the interpreter will go to the next statement and function will return x square. But if x is less than 0, मतलब if x is negative, the received parameter, if it is negative, then this statement, assert वाला statement, will not allow the interpreter to go ahead for the further execution. Instead, it will return an assertion error. वो एक assertion error return करेगा, right? पिछले केस में और इस केस में हमने एक बदलाव भी कर दिया। वो बदलाव ये था कि यहाँ पे हमने एक ऐसी चीज और जोड़ दी है जो पिछली बार नहीं ली थी। ठीक है, तो असर्ट के साथ में कंडीशन के बाद में कॉमा लगा के आप एक ऑप्शनल मैसेज भी जोड़ सकते हैं अगर चाहे। वो मैसेज यहाँ पे हमने जोड़ दिया।
ठीक है, अब इसका उपयोग कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूं, जहां हम इसको इंपोर्ट करने वाले हैं वहां, ठीक है। तो assert condition followed by an optional message, if you wish you can give a message as well कि यार अगर मान लो कि मैं फंक्शन हूं, मैं फंक्शन होने के नाते मैंने तो बोल दिया कि अगर मुझे तुम ये वैल्यू दोगे तो मैं स्क्वायर दूंगा, अगर तुमने मुझे ये वैल्यू नहीं दी तो फिर मैं एरर दूंगा, असर्शन एरर। तो भाई कम से कम जो इस एरर को विटनेस करने वाला है कॉलर, जो किसी परिस्थिति में हो सकता है कि मैं उसको एरर दे दूं, उसको कम से कम मैं बताऊं तो सही कि मैंने एरर क्यों दी, ठीक है। तो ये वो मैसेज का रोल है कि मैंने एरर दी है क्योंकि ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड, ठीक है। तो this is the optional message that we were talking about. Coming to this point, we imported that module that we gave it there. Import के साथ में एक फंक्शन आने वाला है और हम जो है यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक बार बिना नेगेटिव नंबर के पॉजिटिव मान की कॉल कर लेते हैं। इनाम अलग दे रखा है इसको, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 009 9 ही है ए 009 सॉरी 9 तो हम खुद है, जिस डगाल पे बैठे जिस डाल पे बैठे उसी को काटने चाहिए। प्रिंट 009A मॉड्यूल के अंदर रखा हुआ फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और चूंकि अभी हम 2 पास कर रहे हैं विच इज अ पॉजिटिव एंटिटी, तो इट विल नॉट रिटर्न एनी सिचुएशन एनी एक्सेप्शन, इट विल रिटर्न द रिजल्ट इन फैक्ट, एंड दैट रिजल्ट इज 4 p square, right? We printed the output, that's why we are getting 4 here directly, and then I replace that by नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव के साथ में हम आए और ध्यान देना नेगेटिव के साथ आए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू debug it, and the module got imported that we skipped, and here is the call to the function। इसके बाद x की वैल्यू आई है यहाँ पे -2 की वजह से अब अगला स्टेटमेंट तो चलना ही नहीं है, यहीं से लौटा देगा ये अपने को, और we came back here without return, ठीक है। जब यहाँ पर पिछली बार में मैंने बोला था एरर वहां नहीं आएगी, वो तो एरर भेज देगा कॉलर के पास। तो ये कॉलर है, यहाँ पे एरर आई, और एरर जो है वो चूंकि आई है और चूंकि आपने एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म लगा के रखा है, तो इस प्रिंट के बाद में ये प्रिंट रिजल्ट नहीं प्रिंट करेगा, चूंकि इसमें एरर आ गई है। तो ये सीधे बोलेगा क्या मेरे पास ट्राई है, हाँ है। अगर ट्राई एक्सेप्ट नहीं होता तो यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता, असर्शन एरर, ठीक है, और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता। पर चूंकि आपने मैकेनिज्म लगा के रखा है तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्ट में गए। एक्सेप्ट में आपने लिख ही रखा है असर्शन एरर को हैंडल करना चाहता हूँ, तो फिर आपने उसमें लिखा है असर्शन एरर का एक ऑब्जेक्ट भी बनाओ। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, MSG। दिस कम्स विद वन मोर कंक्लूजन दैट कि वो जो ई हम लिखते हैं दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थिंग, वो कुछ भी लिखा जा सकता है, राइट। तो ई की बजाय यहाँ क्या दे दिया, MSG। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि आप जो मैसेज कोड करते हैं वो मैसेज आके इस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा लो, राइट। तो इसीलिए वो मैसेज जो आपने दिया था वो यहाँ पर आ जाएगा जब आप असर्शन एरर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइन, एंड यू विल गो अहेड, देन द मैसेज विल बी प्रिंटेड, एंड दैट मैसेज इज नथिंग बट दैट स्ट्रिंग दैट यू हैव गिवन देयर विद द assert कीवर्ड, राइट, एंड दैट इज ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड, ठीक है बेटा। ओ सर ये एक्सेप्ट असर्शन एरर पे रस करके मैसेज लिखना है कि एस मैसेज अगर तू नहीं लिखेगा सपोज, तो उस केस में तू उसके अंदर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर तुझे क्या करना है वो तेरी जिम्मेदारी है। मतलब हम ये भी कर इसको, ये तो बहुत आसान कोड है, इसको हम ये भी कर सकते हैं कि वहां का जो मैसेज दिया है उसको डिलीट कर दे और वो चीज यहाँ पर प्रिंट करवा, खत्म कहानी। मतलब उसकी वजह यहाँ प्रिंट पे लिख दो कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर अलाउड, तो बात तो वही है, सेम ही, कोई टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन माइनस इंटीजर इनके भी तो स्क्वायर तो होते हैं ना, तो अपन एक फॉर्मूला सुपरफिशियल सिचुएशन है, superficial situation है। Let us assume that this calculation we are doing for a situation where only positive numbers needs to be treated, that's it। तो ऐसा नहीं है, माइनस की स्क्वायरिंग तो होती है, नहीं होती बाबा। -2 का स्क्वायर इज +4, -3 का स्क्वायर इज +9 एंड सो ऑन, एंड -2i का स्क्वायर इज काय का फॉर्मूला, -2i का स्क्वायर बताओ। is 4, -2 का स्क्वायर is 4 and -2i का स्क्वायर is also 4। तुम सब अभी डेटा साइंस पढ़ोगे ना, बताओ जरा -2i का स्क्वायर क्या होता है, बता पाओगे? 4i क्यों आ गया भाई? You don't know। और कोई बोल भाई हर्षित।
हाँ नहीं पता, पता करके रखना, अगली बार आओगे तो बताना मुझे, ठीक है? बताना क्या पूछा मैंने सवाल? -2y का स्क्वायर, बेसिक सी चीज है, ढूंढना नेट में मिल जाएगी आराम से। जस्टिफिकेशन चाहिए अगली बार? +4 नहीं, +4 नहीं होता। हाँ भैया ढूंढना। चलो अगली सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन विच इज प्रोबेबली द लास्ट वन एज वेल। बट यार इसमें दिस टोटली डिपेंड्स ऑन आवर कंफर्ट एज वेल, ये पूरी तरीके से हमारे कंफर्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब कस्टम एक्सेप्शंस की। कस्टम एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि यूजर डिफाइंड यूजर क्रिएटेड एक्सेप्शंस। अभी भी आपने जो एक्सेप्शंस वगैरह जो रेस किए थे, वो रेस आपने जो एक्सेप्शंस किए थे वो सारे सिस्टम डिफाइंड ही एक्सेप्शंस थे सारे। आपने वैल्यू एरर जो है उसको आपने रेस कर दिया, या जीरो डिवीजन एरर को आपने रेस कर दिया है। You were not having your own classes of exceptions. Instead जो classes हैं आपके पास, उन्हीं को आप रेस कर रहे थे, ठीक है? इससे एक स्टेप आगे भी जाया जा सकता है, मतलब हम हमारे खुद के एक्सेप्शन क्लासेस बनाएं और उनको हम यूज करें फॉर रेसिंग दी एक्सेप्शंस, ठीक है? सिस्टम नहीं कर सकता उनको यूज, मतलब मैं इतना बाध्य नहीं कर सकता हूँ सिस्टम को, इतना गुलाम नहीं बना सकता मेरा कि मैं मेरे एक्सेप्शंस बनाऊं और सिस्टम को बोलूं जब तुझे ऐसा लगे तो तू ऐसा करना। नहीं, ये पूरी तरीके से यूजर कंट्रोल सिचुएशन रहेगी, जिसमें एक्सेप्शंस हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है? रेजिंग मैकेनिज्म हमारा बनाया हुआ है और हैंडलिंग मैकेनिज्म भी हमारा बनाया हुआ है। तो अभी तक हमने ग्रेजुअली हम इस सिचुएशन को पूरी को समझो, जब हमने इस तरह के एरर हैंडलिंग की जब शुरुआत करी तो हमने सिर्फ ये देखा था कि सिस्टम डिफाइंड मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, ठीक है? कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि उन सिचुएशंस को, उन क्लासेस को, उन एरर्स को कैसे हैंडल करें। फिर अब थोड़ी देर से हम ये देख रहे हैं कि क्या उन्हीं एक्सेप्शंस को हम भी रेज कर सकते हैं क्या। तो रेजिंग एंड हैंडलिंग दो चीजें हो गई। फिर अब उसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, वो ये जोड़ रहा हूँ कि ठीक है रेजिंग, ठीक है हैंडलिंग, क्या हम हमारे खुद के एरर्स भी बना सकते हैं क्या, जिनको मैं रेज भी करूं और बाद में हैंडल भी करूं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। बट फिर जैसा मैंने कहा, देयर इज अ सिचुएशन बिहाइंड इट, एंड दैट सिचुएशन इज एक्चुअली लीडिंग अस टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स गेम। वो जाता क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स से जाके जुड़ता है, तो इसीलिए चूंकि वो हमारा अगला टॉपिक है, तो थोड़ा हो सकता है कि इस वाले सिनारियों को समझने में कंफर्ट थोड़ी ऊपर नीचे रहे, बट इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी लगे हाल। बाद में जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे तो एक आध दिन वापस याद दिला देना, तो फिर वापस इस कोड को आके फिर से डिस्कस करें, ठीक है? तो एक बहुत ही छोटा कोड मैंने बनाया है, उस छोटे से कोड में सर्वप्रथम this is the keyword that we are using here, and that is class, right? So this class keyword we use for creating our own classes. हम क्लास बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसके बाद जैसे DEF का भी यूज करते हो फॉर क्रिएटिंग फंक्शंस, राइट? और क्लास लिखने के ठीक बाद आप यहाँ पर लिखते हो क्लास का नाम, जो भी आपको चाहिए वो नाम, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा नाम ले लिया, उसका नाम मैंने ले लिया सेल एरर। अब ये बिल्ट इसमें नहीं है, ये हमारे बनाई जाने वाली एरर है, सेल एरर। मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई कोई परिस्थिति रहेगी, एक फंक्शन नीचे बनाया हुआ है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक मोबाइल नंबर मांग रहा है यूजर से, मोबाइल नंबर एंटर करो, फिर वो मोबाइल नंबर एंटर करता है। सिर्फ एक छोटा सा उस पर चेक लगाया है कि वो जो मोबाइल नंबर एंटर हुआ है वो 10 डिजिट का है या नहीं, उसकी लेंथ जो है वो 10 है। अगर वो 10 है तो हमने मान लिया है कि वो मोबाइल नंबर सही है, और अगर 10 से छोटा है तो उस केस में वो बोल देगा गलत, ठीक है? बस इतना छोटा सा चेक लगाया है उसके ऊपर, तो वो फंक्शन नीचे वाला वो काम कर रहा है। और अगर मोबाइल नंबर गलत है तो उस केस में हम ये चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एक एक्सेप्शन फेंके, और वो एक्सेप्शन का नाम हो सेल एरर, ठीक है? तो सेल एरर इज समथिंग दैट इज आर इमेजिनेशन, आर अजम्पशन, आर बेबी, हम बनाना चाहते हैं उसको, और वो ऐसी परिस्थिति में काम करे, और वो बोलेगा कि आपने जो सेल नंबर एंटर किया है दैट इज व्हाट इनवैलिड सेल नंबर एंटर, दैट्स इट। तो आई होप तुम्हें कुछ हद तक रिक्वायरमेंट तो समझ में आ रही है कि हम क्या करने वाले हैं इसका। तो क्लास
और क्लास का नाम दिया सेल एरर। और ये जो हम किसी क्लास को बनाते हैं वो ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ तो भी लिख देते हैं अगर, तो दरअसल ये फिर से एक क्लास नेम ही होनी चाहिए। पिछली बार भी जब मैंने एरर हैंडलिंग शुरू करी थी तो शुरुआत में जब हम आइडल पे जाके अलग अलग जो हमारी एरर क्लासेस थी उसके ऊपर जब हेल्प चला रहे थे, तो आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बताया था कि यार ये एक्चुअली क्लास इससे डिराइव है, ये इसकी पैरेंट है ना। फिर हम उसमें जाते थे फिर बोलते थे यार ये इससे डिराइव है। तो कुल मिला के एक्सेप्शन इज नथिंग बट अ पेरेंट क्लास ऑफ सेल एरर, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो अब ये भी याद रखो कि अगर आप कोई भी एरर क्लास बना रहे हैं तो इट मस्ट बी derived using a base class which is already there with the system, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन, आप कुछ और नाम भी ले सकते हो यहाँ पे, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब हम सिस्टम को ये बता रहे हैं इस स्टेटमेंट के साथ में कि आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन एरर क्लास ऑफ विच द नेम विल बी सेल एरर। परंतु अगर मैंने ये नहीं लिखा एक्सेप्शन, तो फिर ये सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये जो तुमने बनाया है इसको आप एरर की तरह यूज करो। ये एक साधारण क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्लास। System will not be able to predict that this class later on you are going to use as an exception, right? और सिस्टम को क्यों पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन है, ठीक है। आपने ये लिख दिया, समझ में आ गया, आप सिस्टम को पता चल गया कि ये एरर बनने वाली है, तो सिस्टम को क्यों पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन है? क्योंकि जब आपकी वो कंडीशन आएगी जहां पे आप बोलोगे कि यार ये गलत हो रहा है, यहाँ पे एरर फेंको, तो ये रेस के साथ अगर कुछ भी लिखा जाता है तो इंटरप्रेटर को पता होना चाहिए कि रेस के बाद लिखी हुई जो क्लास है वो एरर क्लास होनी चाहिए। तो अगर मैंने एक्सेप्शन नहीं लिखा ऊपर और एक नॉर्मल क्लास बना दी, तो रेस के साथ लिखा हुआ सेल एरर जब जब उसकी बारी आएगी एग्जीक्यूशन की एरर के समय, तो वहां पे एरर आ जाएगी, वो मना कर देगा। तो तुम कर क्या रहे हो यार, एक नॉर्मल क्लास को यूज कर रहे हो एक्सेप्शन रेस करने के लिए। एक्सेप्शन रेस करने के लिए नॉर्मल क्लास यूज नहीं हो सकती। एक्सेप्शन अगर रेस करना है तो क्लास मस्ट बी ऑफ दैट काइंड। वो बनी इसलिए वो कि वो एरर फेंके, ठीक है। तो इसीलिए उस परिस्थिति के लिए कि ये रेस के साथ पार्टनरशिप में काम कर पाए, रेस इसको पहचान पाए कि हाँ ये तो अपना ही भाई है, ठीक है। जैसे टाइप एरर था, जैसे वैल्यू एरर था, जैसे जीरो डिवीजन एरर था, वैसे ही सेल एरर भी ये मेरा ही दोस्त है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ, इसको मैं रेस कर सकता हूँ। उसके लिए हमें ऊपर यहाँ पर एक पेरेंट क्लास देनी पड़ेगी फ्रॉम द ऑलरेडी है, जो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल क्लासेस हैं, एक्सेप्शन क्लासेस, उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना पड़ेगा। और एक्सेप्शन लो, बेस एक्सेप्शन लो, जीरो डिवीजन लो, टाइप लो, की लो, जो आपकी मर्जी हो वो यहाँ पे ले लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर बात वही है, ये इसका चुनाव अमूमन इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति को आप कौन सी बेस क्लास पेरेंट क्लास से जोड़ते हुए देखते हैं। दिस वी आर टॉकिंग लॉजिकली, टेक्निकली इसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, राइट। तो एक्सेप्शन इज समथिंग दैट इज वेरी जनरल वर्ड। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन एरर, उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड हैं, तो उन्हीं में से इन्होंने एक बच्चा वो डाल दिया उसके अंदर, वो उसका नाम क्या दे दिया, सेल, ठीक है। सो दिस वे यू नीड टू क्रिएट द क्लास एंड इन दिस क्लास बेटा यहाँ पर आई हैव टेकन टू फंक्शंस। इस क्लास के अंदर दो फंक्शंस मैंने बनाए हैं, बेटर टू कॉल देम मेथड्स। जब हम क्लास के अंदर आते हैं और डेफ कीवर्ड यूज करके कुछ बनाते हैं तो फंक्शंस जो है वो मेथड्स बनाने लग जाती हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर टू मेथड्स। उन दोनों मेथड्स में मैंने एक भी अभी ऐसी मेथड नहीं बनाई है जिसको बाहर से यूजर इन्वोक करता है। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, हम अगले सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट कर लेंगे, जो मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा। बट ये जो है इनिट अंडरस्कोर के साथ में फिर वही वाला डंडर मेथड्स, ठीक है। तो अंडरस्कोर इनिट या अंडरस्कोर str, हर क्लास के अंदर इनको बनाया जा सकता है। और ये जो नाम अगर हमने लिए तो सिस्टम का अपना इंटरप्रिटेशन होता है इन मेथड्स को लेकर, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड्स नहीं है। इनमें से जो पहली मेथड है इसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर, लिखा भी है होगा, दिस इज व्हाट यू कॉल कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट का काम होगा कि इसके अंदर आके एट्रीब्यूट की एक वैल्यू स्टोर कर देना। अभी बड़ा अजीब स्टेटमेंट था, तुम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, आई नो दैट वेरी वेल। यस यस आई नो दैट।
क्योंकि अभी तक मैंने स्टोरी बिल्कुल इस तरीके से तुम्हारे सामने रखी थी कि अभी तक ऊपर ऊपर की छवि पूरी समझ में आ रही क्या चल रहा है, ठीक है। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट और गोइंग इनसाइड द सेल एरर क्लास। सेल एरर क्लास के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, चल थोड़ा उसको शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ये सेल के, ये रेस के साथ सेल एरर लिखा है, ठीक है। रेस के साथ जब मैंने सेल एरर लिखा तो सेल एरर क्या है, इट इज अ क्लास, राइट। ये क्लास यहाँ पे इन्वोक हो रही है, या फिर इस पूरे हिस्से को देखें तो हम ये कहें कि इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जब भी कोई क्लास इन्वोक होती है या उसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो आप यहाँ पर एस पैरामीटर या इस आर्गुमेंट जो भी चीज देते हो, यहाँ पे इसको ऐसा इंटरप्रेट मत करना कि ये सेल एरर जो है वो कॉल होगा और सेल नंबर जाके इस एक्सेप्शन के साथ मैप हो जाएगा जैसा हम फंक्शन में सोचते थे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल एरर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और ये मान लो कि जब भी सेल एरर का या हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस समय सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल कर देता है, इम्प्लिसिटली अपने आप वो कॉल हो जाता है। मैं आपको डिबग में दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। अब वो कॉल होगा तो उसके अंदर जो भी तुमने लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इस सेल एरर क्लास के अंदर अभी बहुत छोटी भाषा में समझो, आपने एक वेरिएबल लेके रखा है, वो वेरिएबल क्या है, सेल्फ डॉट वैल्यू। वैल्यू मान लो, सेल्फ डॉट वैल्यू मतलब कि मेरी वैल्यू, क्लास की ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि सेल एरर नाम की जब क्लास इन्वोक होगी तो सेल नंबर नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट वैल्यू वो एज पैरामीटर ऊपर जाएगा, किसके पास, कंस्ट्रक्टर के पास। इनिट कॉल होगा और इनिट की कॉलिंग में यहां पर सेल नंबर जो आपने दिया है वो सेल नंबर यहाँ पे वैल्यू बन के आएगा। वो कुल मिला के यार ये समझ जाओ कि आपकी क्लास के इस ऑब्जेक्ट के साथ में जो भी मोबाइल नंबर है वो जाके एसोसिएट हो जाएगा और वो मोबाइल कहां जाके स्टोर हो जाएगा, सेल्फ डॉट वैल्यू के अंदर। बस इसका इतने काम। तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके साथ हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और वो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग के अंदर सेल्फ डॉट वैल्यू जो है उसके अंदर आके हमारा मोबाइल नंबर जो है वो स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इस वाली मेथड का काम कब आएगा, इस वाली मेथड का काम तब आएगा जब हम वहां होंगे, देयर इन द कॉलिंग एंड। मैं इसको डीबग के साथ समझाऊंगा। अब इसके बाद में है ना, अब ऐसा हवा में बोल के अब यहाँ से छवि बनाना संभव नहीं है। जितनी छवि में बना सकता था उतना मैंने बना दी, ठीक है। एक क्लास जो कि एरर हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस क्लास का डिराइव्ड क्लास होना जरूरी है, उसके ऊपर एक पेरेंट होना जरूरी है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, नीचे फंक्शन बस एक बार देख लो। और फंक्शन के अंदर हम दे रहे हैं एक इनपुट स्टेटमेंट। आई एम नॉट टेकिंग इनपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर इंटेंशनली, क्योंकि आगे चल के मैं उसके ऊपर एलियन लगा रहा हूँ, ये मैंने मेरी सहूलियत के लिए किया है, ठीक है। तो एक इनपुट में ले रहा हूँ कि भैया अपना मोबाइल नंबर दो और उसको यहाँ पर हम लोग स्टोर करवा रहे हैं सेल नंबर में। सेल नंबर इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग हियर, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन लगाइए कि इफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू 10, अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है 10 नहीं है तो उस केस में रेस एन एक्सेप्शन। एंड व्हाट एक्सेप्शन, सेल एरर, ठीक है। ये एक्सेप्शन रेस कर देना। और अगर वो 10 है तो प्रिंट कर देना सक्सेस, योर नंबर रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एज मॉड्यूल में कहीं पे इंपोर्ट करने वाला हूं। जब हम इंपोर्ट चलाते हैं तो इंपोर्ट में हमने आज तक देखा था कि जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल हो जाते हैं, वो इंपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में कीप द क्लासेस एज वेल। नाउ हमने इंटीजर्स देखा, डिक्शनरी देखी और हमने फंक्शंस देखे, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, वैसे ही क्लासेस भी अवेलेबल रहती हैं, as class is also an object, that's why. And then along with that, this is something that we are going to see. क्योंकि अभी ये हिडन वाला जो पूरा पोर्शन है ये बाद में बताता हूं तुमको। इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल को सीधे और बस कुछ नहीं, बस एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर मैंने लिखा है, उस मॉड्यूल के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं, बस। अब इसको डीबग करने चलते हैं और डीबग करने के दौरान ये पहले मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ फिर डीबग करता हूँ। देखिए एग्जीक्यूशन किया, फंक्शन चला, सेल नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर प्रेस किया तो मैसेज आ गया सक्सेस, नंबर रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस, राइट। एक बार और एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन में कुछ भी दे दिया, सपोज 1 2 3, और इस बार जो है I'll find that on runtime I'm going to see an exception, face an exception,
and that exception is cell error. Yes, it will be followed by the module name as well. ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपको मिला है यहाँ इस प्रोग्राम में PGM 011 में, बट ये एक्सेप्शन फेंका किसने है? PGM 011A, मतलब ये क्लास जहां थी उसका पार्ट लेके आएगा ये अपने साथ में, ठीक है। इसीलिए PGM 011A के अंदर सेल एरर एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, जिससे एक मैसेज भी आ रहा है, दैट मैसेज इज invalid cell number entered and that cell number is 999, right? This is what we coded there. But अभी actually क्या है कि रेसिंग एक्सेप्शन इज वर्किंग वेल, वहां से एक्सेप्शन रेस हो गया है, इसीलिए ये प्रोग्राम एब्नॉर्मली टर्मिनेट हो गया है। अभी हमने हैंडल नहीं किया, हैंडल वो नीचे जो कमेंटेड वाला पार्ट है उसको भी हटाऊंगा तो हैंडलिंग भी आएगा। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू असेस दिस कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग, कैसे एक्सेप्शन रेस हो रहा है, वो हमें डेबग मोड में देखना है, राइट? थोड़ा सा इन डिटेल कहीं मैं ये उम्मीद करूं कि इस कोड में आपका कंफर्ट कहीं 70-80% है, आया ना? 20% में मान रहा हूं, क्योंकि वो अभी चूंकि क्लासेस के जो अंदर के जो पोर्शंस है उसके साथ मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगी, अभी शुरू में मैंने तुमसे कहा था। और मकसद वैसे ये है भी नहीं, मैंने तुमसे कहा था, मैं फिर से समझा दूंगा। मकसद ये बताना था कि हम खुद हमारे एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस, ठीक है। एक सेशन के बाद में जब तुम इसी कोड को वापस से देखोगे या वापस से पढ़ोगे तो तुम्हें वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बस अगला सेशन हाल फिलहाल आगे गए, इंपोर्टिंग करी, ध्यान देना, इंपोर्ट में क्लास इंपोर्ट हुई, ठीक है, क्लास के अंदर रखी हुई मेथड्स इंपोर्ट हुई, और ये बाहर रखा हुआ फंक्शन भी इंपोर्ट हुआ। वापस आ गए, वापस आने के बाद में अब हम उस मॉड्यूल के अंदर रखे हुए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट? कॉलिंग करी, फंक्शन के अंदर गए, कॉल पे इनसाइड दैट मॉड्यूल एक एंट्री के लिए यूजर को बोला, और एंट्री जानबूझ के हम लेने वाले हैं गलत, क्योंकि हम सिर्फ एक्सेप्शन वाला पार्ट देखने वाले हैं। सेल नंबर इज नाउ 1 2 3, वेरिएबल वाले पार्ट में दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। आगे बढ़े, कंडीशन चेक करी, कंडीशन सिंस गॉट सक्सीडेड, ठीक है, क्योंकि ये 10 नहीं है तो इसीलिए यहां पर अब तैयारी हो गई है कि एक्सेप्शन रेस करना है। रेस हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, बस इसके पहले रेस हम दे रहे थे सिस्टम में अवेलेबल क्लासेस के साथ में, अब हम रेस के साथ दे रहे हैं हमारी खुद की क्लास, राइट? तो इसलिए रेस दिस एरर, सेल एरर विद दिस, ध्यान देना इस पोर्शन पे। जब एरर रेस हुई तो कंट्रोल कहां गया? लुक एट दिस, जब एरर रेस हुई तो कंट्रोल अभी वहां नहीं गया कॉलर के पास, ठीक है, उसने क्या किया, वो क्लास के अंदर चले गया है, और क्लास के अंदर भी कौन सी मेथड के अंदर? इनिट के अंदर। तो मैंने जो आपसे कहा था, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, वो यहां दिख रहा है। मैंने कहा था कि जब यहां पर एरर रेस करोगे, ठीक है, तो ये जो चीज आप लिखते हो ना, सेल एरर और ब्रैकेट पे समथिंग, अभी समथिंग तो तुम्हें पता है कि सेल नंबर है, सेल नंबर मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 1 2 3, राइट? तो यहां पर दरअसल क्या होता है कि आपने जो क्लास दिया है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, फाइन। अब क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस समय ऑटोमेटिकली क्लास की इनिट मेथड कॉल होती है हर बार। Every time whenever one object of a class is getting created, then this init method is automatically invoked by the system, ठीक है। अब क्यों इसे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के साथ में अगर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब आसान भाषा में कुछ वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज वगैरह तुम्हें सेट करवानी है, तो वेरिएबल्स की वैल्यू सेट हो जाए, ठीक है। तो हम इनिट के अंदर दरअसल सेल्फ डॉट वैल्यू करके हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब इस क्लास के बनने वाले इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है, सेल्फ डॉट वैल्यू, उसके अंदर मैं एक वैल्यू इंसर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो वैल्यू कौन सी है? जो ये लेके गया है, दैट इज 1 2 3 123, राइट? तो इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन हुआ, वापस आ गए। क्या कहा था मैंने अभी? str अभी कॉल नहीं हुआ, अभी हुआ क्या? नहीं, ठीक है। यहां पर एक्सेप्शन रेस करने के दौरान क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लिए तुम बस एक दिमाग में इमेज बना लो कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में 123 स्टोर हो गया है, कि हाँ 123 was cell number, right? Then going ahead and we came back to this point, हम वापस यहाँ आए, अभी तक भी str एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी तक str का कोई वर्किंग समझ में नहीं आया है,
राइट, गोइंग अहेड, फिर आगे गए और यहाँ पे उसने बोल दिया लो मैं आ गया हूँ वापस, और मैं क्या लेके आया हूँ वहां से, एक्सेप्शन, मैं वहां से एक्सेप्शन लेके आया हूँ, और वो एक्सेप्शन कौन सा है, वो एक्सेप्शन है सेल एरर, ये हमारा नाम हमने दिया था, ठीक है। इतना पोर्शन अभी तक ये समझा रहा है हमें कि एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन रेस कैसे होता है, ठीक है। अब अगले पोर्शन में हम जा रहे हैं और हम इस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को क्या करेंगे, हैंडल, तो उसी सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन, ठीक है। हम इस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। फ्लैग व्लैग को छोड़ो थोड़ी देर के लिए और आगे बढ़ो। फ्लैग वाला पोर्शन में हो सकता है जानबूझ के तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं बताऊं आखिरी में एग्जीक्यूशन में बता दूंगा कि फ्लैग क्या है। अभी हाल फिलहाल ये फ्लैग वाइल आई एम लीविंग ऑल दिस, तुम तो केवल ध्यान दो कितने हिस्से पे, ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वही प्रोग्राम कॉल हो रहा है वापस से, ठीक है। वो प्रोग्राम कॉल होगा और हम वापस से वैसी सिचुएशन ले आएंगे, 123 डाल देंगे और तुमको पता है कि वहां उसके साथ सब कुछ क्या हुआ और ऑब्जेक्ट के अंदर 123 स्टोर हो गया और वो वापस आ गया। वापस आने के बाद इस पॉइंट पे वो बोलेगा सेल एरर, ठीक है। बट इस बार प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि आपने अब एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म लगा के रखा है, चाहे किसी भी किस्म की एरर आए। फिर वो यहां से जाएगा कहां पर, एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है कि एक्सेप्ट PGM011A के अंदर से अगर सेल एरर आ रही है तो ये करना है, ठीक है। और हम यहां पर जब लिखते हैं एज ई तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो PGM011A सेल एरर का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। चलो इसको अब थोड़ा सा हिस्सा है जरा सा जिसको हमें डीबग करके सिर्फ देखना भर है, और मैं आता हूं यहाँ पे ट्राई के साथ में स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट डीबगिंग दिस, गोइंग अहेड एंड अहेड एंड अहेड एंड दिस एंड दैट एंड कमिंग टू दिस पॉइंट हियर दिस। अच्छा यार वो पहला वाला ब्रेक पॉइंट चल गया यार, बड़ी गलत बात वही हमारे साथ, चलो ठीक है कोई बात नहीं इंपोर्ट भी करना पड़ा, सही बात है। समझ गए तुम क्या हुआ अभी पीछे, दैट वाज आल्सो एन ऑब्जर्वेशन। मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया था, वो बड़ी उम्मीद में लगाया था कि इसके ऊपर का पोर्शन इग्नोर करूं, बट ऑलरेडी एक ब्रेक पॉइंट ऊपर लगा हुआ था, इसलिए सिस्टम बाय डिफॉल्ट वो वहां रुक के उसको भी डिबग किया उसने, फाइन। नाउ थिंग्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। कॉलिंग हुई फंक्शन की, फंक्शन के अंदर गए, एक इनपुट मांगा और इनपुट पे intentionally we are entering the wrong mobile number which is 123, वेरिएबल पार्ट में तुम्हें दिख जाएगा सेल नंबर। आगे गए, ठीक है, क्योंकि ये 10 लेंथ का नहीं है, एक्सेप्शन रेस होने वाला है, ऑब्जेक्ट बनने वाला है। आगे गए, ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इनिट कॉल हुआ। इनिट कॉल हुआ में चुपचाप दिमाग में इमेज रख लो, इनिट कॉल हुआ मतलब सेल डॉट वैल्यू में एक वैल्यू स्टोर हो गई, वो वैल्यू क्या है 123, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट को पता है कि मेरे पास 123 रखा है बस। क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में मैं एरर प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ। क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, इनवैलिड मोबाइल नंबर एंटर्ड व्हिच इज दिस, तो वो दिस के लिए मुझे उसको संभाल के रखना है, दैट्स इट, फाइन। तो इसीलिए 123 कहीं स्टोर हो गया अंदर, फिर यहाँ आ गए। अब इस पॉइंट पे पिछली बार यहाँ रुके थे, यहाँ पे प्रोग्राम ने रन टाइम पे एक्सेप्शन फेंक दिया था और प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने ट्राई लगा के रखा, ठीक है। तो वो एरर आई, एरर ने एक्सेप्ट पे डाला, एक्सेप्ट ने चेक किया एरर ये है क्या, हाँ है, एज ई करके यहाँ चले जाओ, यहाँ चले गए कोई बात नहीं, प्रिंट ई, फाइन। अंदर गए, अब देखो कहाँ गए, नाउ कम्स रोल ऑफ एसटीआर, ठीक है। फिर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, whenever you will try to print an object of a class, जब भी आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो फिर सिस्टम जो है ना एसटीआर मेथड इन्वोक करता है और उसके अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाता है। मतलब कि मैं एक नियंत्रण रख सकता हूं प्रिंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर कि अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट करूंगा तो स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। तो आई वॉज प्रिंटिंग ई देयर इन सपोर्ट विथ अ स्टेटमेंट दैट तुमको पता है कि ई इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सेलर, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट चूंकि मैं प्रिंट कर रहा हूं तो जब भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की कोशिश की जाएगी तो हमेशा एसटीआर मेथड इन्वोक होगी। तो सर इसके पहले भी तो आप कहीं वो एमएसजी बना के आए थे, उसको प्रिंट कर रहे थे, वो करके आए थे, उसको प्रिंट कर रहे थे, वहां तुम्हारी अपनी क्लासेस
नहीं देगी। यहाँ तुम्हारी क्लास है इसलिए तुमको साक्षात दिख रहा है कि एसटीआर कॉल हो रहा है, इसलिए सिस्टम डिफाइंड जो क्लासेस होती हैं वो भी अंदर इसी तरीके से काम करती है, बस हमें दिखता नहीं। दैट्स इट, फाइन। तो इसीलिए while printing an object directly the str method is invoked and here comes str की फंक्शनलिटी जिसके अंदर हमने लिख रखा है ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि इनवैलिड सेल नंबर एंटर्ड और इसके साथ में ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग थी और यहां उस वैल्यू का उपयोग कर लिया, सेल्फ डॉट वैल्यू क्या स्टोर करके गए थे पीछे इसमें 123। तो इसीलिए दिस मैसेज विल बी प्रिंटेड इनवैलिड सेल नंबर एंटर्ड, समझे? इसके साथ क्लब कर दो ये फ्लैग को भी। वो फ्लैग क्या बोल रहा है यहाँ ध्यान देना, पहली बार में मैंने वाइल लगा दिया था और ये वाइल जो है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि फ्लैग की वैल्यू क्या है 0, वाइल फ्लैग इज इक्वल्स टू 0। ये वाइल तब तक चलेगा जब तक कि फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर फ्लैग की वैल्यू बदल गई बीच में, जो मैंने बदल के 1 करी है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर फ्लैग की वैल्यू बदल गई तो फिर वाइल का टर्मिनेशन हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मेरी सिचुएशन से जोड़ देता हूं, ठीक है। मैं वाइल लूप तब तक चलाना चाहता हूं जब तक कि यूजर करेक्ट मोबाइल नंबर एंटर ना करो, अन्यथा मांगते रहो, गलत है फिर से एंटर करो, गलत है फिर से एंटर करो, ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, फाइन। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ हैंडलिंग मैकेनिज्म फॉर अस। आवर प्रोग्राम वर्क्स दैट वे कि नहीं मोबाइल नंबर तो मैंडेटरी है, जब तक देगा नहीं जब तक तो हम तेरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे, प्रमोशनल कॉल कैसे आएंगे तेरे पास, है ना। तो इसीलिए जब तक तू मोबाइल नंबर सही नहीं देगा तब तक हम तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा। तो इसीलिए यहां पर उसको इसके साथ जोड़ लो, जब तक मोबाइल नंबर गलत आता रहेगा तब तक फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी, पर अगर मोबाइल नंबर सही हो गया तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी और वाइल टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहां पर आप इसीलिए देखेंगे एक्सेप्ट जो एग्जीक्यूट होता है एरर के आने पे उसके अंदर फ्लैग को फिर से सेट किया जा रहा है 0 पे, मतलब कि अगर मोबाइल नंबर गलत एंटर किया गया है तो फ्लैग को 0 ही रखना है, राइट। लेकिन ये जो प्रोग्राम कॉल हुआ था इसमें एरर अगर आई तो यहां से कंट्रोल डायरेक्ट एक्सेप्ट पे चला गया, पर अगर इसमें एरर नहीं आई तो फिर कंट्रोल कहां जाएगा, इसके ठीक बाद फ्लैग इक्वल्स टू 1। एक साइकिल कर लो, देखो अभी जैसे आगे बढ़ाए तो फ्लैग की वाइल की कंडीशन चेक हुई, वाइल फ्लैग सिंस इज 0 तो फिर से अंदर गए, फिर वो फंक्शन कॉल हुआ, फिर फंक्शन ने बोला एक मोबाइल नंबर दे दो यार, ठीक है। तो इस बार मैंने बोल दिया मोबाइल नंबर इज 9999988888 एंटर, राइट। जैसे यहां गए चूंकि ये 10 डिजिट का नंबर है तो इसीलिए इस बार इफ कंडीशन फेल हो गई, इस बार एक्सेप्शन रेज नहीं होगा, नहीं होगा तो एल्स चलेगा, एल्स में प्रिंटिंग होगी सक्सेस नंबर रजिस्टर्ड इन द डेटाबेस, राइट। आगे बढ़े, अब इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन नहीं है तो इसको जब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो अब एक्सेप्ट में थोड़ा ना जाऊंगा, एरर थोड़ा आएगी, अब प्रोग्राम में कंट्रोल आगे बढ़ेगा और आगे का मतलब होता है अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट है फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1 और जैसे ही होगी 1 फिर वाइल की कंडीशन चेक होगी, वाइल की कंडीशन फेल हो जाएगी और प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और लूप में चला के देखें बहुत बढ़िया, तो ये प्रोग्राम ऐसा चलता है जो मैंने भी कहा था, एंटर सेल नंबर 123, इनवैलिड सेल नंबर एंटर्ड 123, enter cell number again 234 again invalid, something else again invalid, till we reach a point where you have entered a 10-digit mobile number, ठीक है। So that's why the flag was used, that's why the while was used, and this way you handled this situation, and this was the way using which you can write your own error क्लासेस, एक्सेप्शन क्लासेस। इस तरीके से आप अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लासेस स्वयं ब्रह्मा बन के लिख सकते हो, बना सकते हो। आप समझ में आया? हाँ, वो दोनों मेथड्स के लिए आपने अभी एक छवि दिमाग में डाली है, वो ये है कि init will be invoked when the object is created and str will be invoked when we try printing the object। बाकी डिटेल और पढ़ें अगली बार। तो विद दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग गॉट फिनिश्ड, ठीक है। और जो मैंने बताया उन इमेजेस को दिमाग में बिठाओ,
एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली एक्सेप्शन रेजिंग, रेज, assert, right? And then the exception creation with the classes. ये तीन अलग अलग डायमेंशंस है, तीनों हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? अब बताओ, कोई डाउट, कोई समस्या आज के सेशन में? नहीं, ठीक है, चले फिर अगली बार मिलेंगे डे